हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए का 6th यूनिट विच इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप ऐसे देखने वाले हो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सबसे पहला ही टॉपिक देखिए जो हम देखने वाले हैं, दैट इज फाइल्स, जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में भी देखा ही हुआ है। तो फाइल्स होते क्या है? फाइल्स मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, डेटा का कलेक्शन जो आप स्टोर करते हो कोई हार्ड ड्राइव में, कोई एसएसडी में, उसको आप बोलते हो फाइल। तो क्या होते हैं ये? इससे फाइल्स आप जब स्टोर करते हो कोई भी हार्ड ड्राइव पे, वो परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं और आप उन्हें कभी भी बाद में रिट्रीव कर सकते हो जब भी आपको करना होगा। एंड ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो, एक टीएक्सटी फाइल है ये। टीएक्सटी मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है आपका जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अलावा कुछ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट इस तरीके से स्टोर किया है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स वगैरह। आप एक एग्जांपल दिखा सकते हो, व्हाट इज फाइल, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस एक एग्जांपल भी आप दिखा सकते हो उसके साथ। अब बात करते हैं हम क्वेरी की। तो क्वेरी देखिए, क्वेरी क्या है? एक रिक्वेस्ट है टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा। आपको डेटा रिट्रीव करना है, आपको मतलब एक एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है जिसके अंदर सारे एम्प्लॉय के नाम, उनका डेजिग्नेशन वगैरह है। अगर आपको पता करना है ये डेजिग्नेशन में कौन से एम्प्लॉयज है, तो आप एक क्वेरी दे रहे हो कि मुझे ये डेजिग्नेशन के एम्प्लॉयज बताओ कौन से। तो आप रिक्वेस्ट दे रहे हो एक रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से डेटा को। या फिर आपको डेटा मैनिपुलेट करना है, मतलब आपको क्या करना है, ये एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन अभी एचआर है, आपको उसको मार्केटिंग एजेंट में चेंज कर देना है। तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हो डेटाबेस में चेंजेस, तो आप एक क्वेरी पास करते हो, तो उसे क्वेरी कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा था, एक फाइल है जिसमें एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, ओके, और इसके अंदर एम्प्लॉय नंबर जो है वो प्राइमरी की है। एम्प्लॉय नंबर उनकी कोई भी नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, वो प्राइमरी की है। और डिपार्टमेंट कोड और डेजिग्नेशन कोड ये सेकेंडरी कीज है। और हमको एक प्रोसीजर लिखना है कि कैसे हम ये क्वेरी को आंसर करेंगे कि कौन से एम्प्लॉयज है जो सिस्टम डिपार्टमेंट के है और उनका डेजिग्नेशन लेवल जो है 4 से ज्यादा है। तो ये आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा एम्प्लॉयज का। तो कैसे आप इसका आंसर लिखोगे मैं आपको बताता हूं। तो देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो। आपको प्राइमरी की क्या दी हुई है? एम्प्लॉय नंबर। तो बहुत सारे एम्प्लॉय नंबर आप दिखाओगे फाइल के अंदर। फिर उसके बाद सेकेंडरी कीज है डिपार्टमेंट कोड और डेजिग्नेशन कोड। मतलब एम्प्लॉय नंबर होगा, उसके साथ उसका एम्प्लॉय का नाम होगा, और फिर डिपार्टमेंट कोड और डेजिग्नेशन कोड उसका जो भी है वो आपको दिखाना है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज आपको पता करने हैं सिस्टम से। मतलब डिपार्टमेंट कोड जो है वो उसका सिस्टम्स होगा, और जो डेजिग्नेशन लेवल है वो ग्रेटर देन 4 होगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अभी देखिए हम इसका प्रोसीजर, ठीक है, मैं पहले प्रोसीजर बता देता हूं। तो क्या होने वाली है प्रोसीजर? सबसे पहले आप एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फाइल को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद सारे के सारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड वन बाय वन चेक करोगे कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो बोला है वो आपको मिल रहा है क्या। क्या बोला है यहाँ पे पूछा गया है कि सिस्टम्स डिपार्टमेंट को में आपको चाहिए। तो जो डिपार्टमेंट है वो क्या होना चाहिए? डिपार्टमेंट जो है वो सिस्टम्स होना चाहिए। ये आपको चेक करना है, सबका डिपार्टमेंट चेक करोगे। जहां पे डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सिस्टम्स होगा तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन चेक करोगे, हु हैव डेजिग्नेशन लेवल ग्रेटर देन 4। मतलब जो डेजिग्नेशन लेवल है, डेजिग्नेशन लेवल, दिस शुड बी ग्रेटर देन 4। तो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जो हमें क्वेरी में पूछा गया है। तो वही यहां पे कर रहे हैं हम। क्या चेक करेंगे? चेक इफ डिपार्टमेंट कोड इज इक्वल टू सिस्टम एंड चेक इफ डेजिग्नेशन कोड इज ग्रेटर देन 4। इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन यू विल डिस्प्ले द एम्प्लॉयज डिटेल्स। एंड ये कब तक रिपीट करोगे आप? जब तक सारे के सारे आप रिकॉर्ड्स चेक नहीं कर लेते, और जैसे ही आपका काम होता है फाइल को क्लोज करोगे। ओपन कर रहे हो और क्लोज कर रहे हो लास्ट में। तो ये प्रोसीजर हो गई। अभी देखिए ये हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स टेबल है। कैसा काम होने वाला है इसमें? आप स्टार्ट करने वाले हो स्टार्टिंग से। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दिया है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड और डेजिग्नेशन कोड। एक्चुअली डिपार्टमेंट कोड नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे। क्या बोला है हमको? डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट कोड ये, ठीक है। तो डिपार्टमेंट कोड में ये सब कुछ दिया हुआ है, सिस्टम्स, एचआर सिस्टम्स। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, इसका चेक करोगे डिपार्टमेंट कोड क्या है, सिस्टम्स है, हाँ ठीक है, फिर मैच हो रहा है। डेजिग्नेशन कोड देखोगे क्या है, 5 है, मतलब ये भी मैच हो रहा है। तो आप इसको ले लोगे, एक को, जॉन को। फिर उसके बाद ये चेक करोगे आप, ये एचआर है तो नहीं, ये तो नहीं चाहिए आपको। फिर अगला चेक करोगे, ये सिस्टम्स है, हाँ ये चाहिए आपको, बट डेजिग्नेशन लेवल इसका क्या 4 से ज्यादा है, नहीं है, तो आपको ये भी नहीं चाहिए। फिर ये सिस्टम्स चेक करोगे, अगला वाला,
और ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है, मतलब आपको ये दो जो लोग हैं, एक जॉन और एक पार्थ, ये आपको क्वेरी का आंसर देंगे। और ये फाइनेंस है और ये सिस्टम्स का लेवल कम है, तो फिर ये नहीं आने वाले। तो आपके क्वेरी का जो आंसर है, प्रोसीजर आप बताओगे, एक टेबल बताओगे और साथ में लास्ट में आप आंसर दे दोगे टेबल से कि ये दो लोग हैं जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपके क्वेरी का जो आंसर आने वाला है वो ये रहेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब है फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फाइल। अभी फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फाइल आया तो आप सीधा सीधा अरे को याद करो, अरे या फिर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को याद करो आप। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, जैसा मैंने बोला ऑलरेडी जो आपने पढ़े हैं वही है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको फाइल के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो आप पहले से ही मेमोरी एलोकेट करके रखते हो हर फील्ड के लिए। जैसा मुझे नेम है तो मैं बोलूंगा मैं नेम के लिए 10 की लेंथ असाइन करके रख रहा हूं, तो मैं उसमें सिर्फ 10 कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूं। अगर मैं 4 ही स्टोर कर रहा हूं तो 6 जो है वो ब्लैंक रह जाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगी मेमोरी। क्या मुझे ज्यादा लग रहे हैं तो मैं ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ फील्ड के लिए लेंथ सेट करके रखते हो, उसको बोलते हो आप फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फाइल। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ये डेटा है, ओके। ये डेटा कैसा स्टोर किया जाता है एक फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फाइल में, ये देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि रोल नंबर के लिए आप 4 की लेंथ दे सकते हो, नेम के लिए 10 की और मार्क्स के लिए 3 की। तो डेटा कैसा स्टोर हो रहा है देखिए 1 2 3। देखिए जयेश के लिए मैं अगर डेटा स्टोर कर रहा हूं तो रोल नंबर 101 है, बट यहाँ पे डेटा कितना 4 आप स्टोर कर सकते हो, 4 लेंथ का। तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पे ये ब्लैंक रह गया। क्यों ब्लैंक रह गया? क्योंकि 4 तक डेटा स्टोर करना है आपको, तो ये ब्लैंक छूट गया। फिर उसके बाद नाम के लिए हमने 10 की लेंथ रखी है, तो मैं 10 एलिमेंट्स में नाम लिख सकता हूं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 7 8 9 10 फिर आपका ब्लैंक रह गया। क्यों ब्लैंक रह गया? ये क्योंकि आपने 10 असाइन किया है बट वो यूज नहीं हो पाई मेमोरी। और यहाँ पे मार्क्स के लिए भी हमने 3 दिए हुए थे, तो देखिए 1 2 3। तो यहाँ के भी आपकी मेमोरी वेस्ट हो रही है। ये अब टेबल है इसलिए दिखा रहा हूं मैं, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना ही जो है ना आपका मेमोरी अलोकेशन है एक रिकॉर्ड के लिए, और इस तरीके से आपका डेटा स्टोर होने वाला है उसमें। अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको फास्ट एक्सेस मिलता है। क्यों फास्ट एक्सेस मिलता है? क्योंकि आप इंडेक्सिंग वगैरह के थ्रू भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे वो डेटा एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद है इजी टू अपडेट। अपडेट करना काफी आसान है यहाँ पर, क्योंकि आपको रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं आते। वही अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है तो अगर किसी का नाम छोटा होगा तो कम मेमोरी यूज करेगा, किसी का बड़ा होगा तो ये आगे पीछे हो जाएगा। बट यहाँ पे आप रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट करके रख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ भी डिलीट करो, कोई कुछ भी इंसर्ट करो, यहीं का यहीं चेंज होने वाला है, बाकी जगह चेंज नहीं होगा। तो अभी हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज है कि फास्ट एक्सेस है। फास्ट एक्सेस मतलब कुछ ना कुछ आप सिंपल कैलकुलेशंस करके डायरेक्टली आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा के पास आ जा सकते हो। हैशिंग की तरह कुछ ना कुछ आप कैलकुलेशन करोगे और रिकॉर्ड्स के अंदर आप डायरेक्टली जहां आना चाहते हो वहां पे एक्सेस कर पाओगे। फिर उसके बाद अपडेशन यहाँ पे काफी इजी होता है। क्यों होता है अपडेशन इजी? क्योंकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। आप कुछ भी अपडेट करो, कुछ भी यहाँ से डिलीट इंसर्ट करो, चेंज इतने में ही आने वाला है। डायनेमिक में कैसा होता है, अगर आप यहाँ से कुछ डिलीट करते हो तो मेमोरी मैनेज करने के लिए ऊपर नीचे के रिकॉर्ड्स भी आगे पीछे हो जाते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं होता। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस में देखिए आपकी स्पेस वेस्ट होती है, क्योंकि अगर आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जयेश के बाद इतने हमारे स्पेसेस वेस्ट हो गए। तो इस तरीके से जो है आप मेमोरी एलोकेट करके रखते हो, इसलिए स्पेस वेस्ट होती है। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल भी नहीं है। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो साइज का डेटा आपको स्टोर करना है वो आप नहीं कर सकते। अगर मान लो मुझे कहीं पे ज्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना है तो मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, और कम का भी स्टोर करूंगा तो मेरी मेमोरी वेस्ट होने वाली है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती। अब वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड फाइल के है तो आप सीधा सीधा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को याद करो। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कैसा होता है, जितना डेटा है उतनी आपके लिए मेमोरी होती है। तो देखिए हर रिकॉर्ड का अलग अलग साइज होता है डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड। कुछ एक्स्ट्रा स्पेस पैडिंग नहीं करके रखते आप, जितना डेटा उतनी स्पेस रहेगी। यहाँ पे हैश यूज करते हो आप टू इंडिकेट एंड ऑफ ईच फील्ड, मतलब हर फील्ड के बाद आप हैश दोगे। जैसा मैंने मार्क्स अगर लिख दिए तो 85 मैंने लिख दिया तो मैं इसके बाद हैश दे दूंगा। मैंने नाम लिखा था, पिछले केस में इट वाज जयेश, तो फिर मैं जैसे ही जयेश लिखूंगा मैं हैश दे दूंगा। और लास्ट में जो भी मैंने डेटा लिखा है और वो खत्म हो गया उतना रिकॉर्ड, तो आप डॉलर साइन दे दोगे टू इंडिकेट द एंड ऑफ दैट फाइल। इस तरीके से काम होता है आपका। तो एग्जांपल देखिए, ये डेटा यहाँ पर है। अब मुझे एक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो पहले हमने अलोकेट करके रखा था, रोल नंबर के लिए 3, नाम के लिए 10। अभी यहाँ वैसा नहीं है। देखिए मैं अक्षिता का डेटा लिख रहा हूँ तो 1
101 और जैसे ही 101 लिखा है यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे हैश दे रहा हूँ टू इंडिकेट दैट इट इज द एंड ऑफ दिस फील्ड। उसके बाद देखिए ए लिखा है KSHIT A। अब मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही, यहाँ पे मैंने हैश दे दिया बिकॉज द नेम एंडेड हियर। फिर उसके बाद मार्क्स लिख के $साइन दे दिया क्योंकि ये फील्ड यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो ये हो गया वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड फील्ड। अभी नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस, तो देखिए इससे आपकी स्टोरेज काफी सेव होती है। पिछला क्या था, स्पेस वेस्ट हो रही थी, यहाँ पे आपकी स्पेस बचती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप कभी चाहो बड़ा डेटा ऐड करो, कभी कम मेमोरी का ऐड करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक्सेस इसका थोड़ा सा स्लो है। पहले वाले में एक्सेस जो है काफी फास्ट था, तो यहाँ पे आपको स्लो एक्सेस मिलता है। डायरेक्टली आप कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे जंप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कितनी मेमोरी अलोकेट की है। वहां पे आपको मैथमेटिकल चीजें पता है, इतनी मेमोरी अलोकेट की है, मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आता है कि इतने नंबर पे 7th डेटा होगा, इतने पे 8th होगा। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेम एंड द नंबर्स वगैरह वगैरह। फिर हार्डर टू अपडेट है ये, क्योंकि आप कुछ भी अपडेट करते हो तो पूरी फाइल में चेंजेस आ जाते हैं। उसमें वैसा नहीं था फिक्स्ड लेंथ में, वहां पे चेंजेस करने पर उतने स्पेसिफिक फील्ड में ही चेंज होता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है विच इज फाइल हैंडलिंग इन C++, तो ये भी आपको बस याद करना है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है, ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करना जैसे फाइल आप बना रहे हो, फिर उसके बाद उसे ओपन कर रहे हो, फिर फाइल में का डेटा रीड करना, फिर फाइल में कुछ डेटा राइट करना और उसे लास्ट में क्लोज कर देना। ये सारे ऑपरेशंस फाइल हैंडलिंग के अंदर आते हैं। तो अभी C++ में आप फाइल हैंडलिंग कैसे करते हो वो हम देखेंगे। तो देखिए फाइल हैंडलिंग जो है एफस्ट्रीम लाइब्रेरी का यूज करके की जाती है। तो आप जब भी ये यूज करते हो तो क्या करते हो, C++ में हैशटैग इंक्लूड एफस्ट्रीम करते हैं ना, आईओस्ट्रीम तो करते ही हैं, बट फाइल हैंडलिंग करने के लिए आपको हैशटैग इंक्लूड एफस्ट्रीम इसमें करना पड़ता है। फिर देखिए क्लास, अभी ये देखिए अलग अलग क्लासेस होते हैं इसके अंदर। एक होता है IFStream जो है रीड करने के लिए फाइल्स। अगर आपको सिर्फ फाइल्स रीड करना है, उसके अंदर डेटा लिखना नहीं है फाइल्स में, तो आप IFStream का यूज करोगे, IFStream क्लास का। मतलब इस तरीके से कुछ मुझे अगर एक फाइल ओपन करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा IFStream फाइल example.txt। ओके, इस तरीके से जो है आप फाइल को ओपन करते हो। जो भी फाइल ओपन करना है आपको इनपुट के लिए, मतलब बस रीडिंग करने के लिए। वही अगर मुझे राइट भी करना है फाइल में तो मैं OFStream का यूज करूंगा, और अगर मान लो मुझे दोनों करना है तो मैं FStream का यूज करूंगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें काम होता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज स्टेप्स इन फाइल हैंडलिंग। तो स्टेप्स क्या है, देखिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये हेडर फाइल डालना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड FStream, अगर आपको फाइल हैंडलिंग करनी है तो। फिर उसके बाद एक फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाओगे आप। फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरीके से कुछ बनाते हो जैसा मैंने अभी आपको बताया OFStream, और OFStream का एक इंस्टेंस बनाते हो आप। फाइल कुछ भी नाम दे सकते हो आप, OFStream फाइल दो, OFStream fout दो, जो देना है दो। फिर आप IFStream भी बना सकते हो इनपुट के लिए, मतलब बस रीडिंग के लिए अगर मुझे कोई बनानी है फाइल तो इस तरीके से आप बनाते हो। फिर उसके बाद IFStream फाइल है मान लो, तो आपको ओपन करना है तो आप इस तरीके से उसे ओपन कर सकते हो, फाइल डॉट ओपन। फिर यहाँ पे जो है फाइल का नाम आप देते हो, मान लो x है मेरे फाइल का नाम, तो x.txt। फिर उसके बाद फाइल ओपनिंग मोड्स भी होते हैं, किस मोड में आपको फाइल ओपन करना है वो भी हम इन डेप्थ देखेंगे, बट अभी स्टेप समझ लो। तो फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाओगे, फिर या तो ओपन फंक्शन या तो कंस्ट्रक्टर का यूज करके फाइल ओपन करोगे। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, ये कंस्ट्रक्टर का यूज करके मैंने फाइल ओपन की, क्योंकि FStream फाइल और सीधा फाइल का नाम लिखा है, और यहाँ पे मैंने ओपन फंक्शन का यूज किया है, फाइल डॉट ओपन। ये ओपन फंक्शन आप तब यूज करते हो जब ये क्लास आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर देते हो IFStream फाइल। यहाँ पे अगर आपको साथ में करना है FStream फाइल, तब आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो। फिर इसके बाद क्या है, परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक रीड राइट। देखो आपने फाइल ओपन कर दी तो रीड राइट जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, एंड एट द एंड व्हेन एवरीथिंग इज डन आप फाइल को क्लोज कर दोगे यूजिंग द क्लोज फंक्शन। इसके बाद देखिए एग्जांपल राइटिंग टू अ फाइल। तो अगर ये पूछा जाता है तो बहुत सिंपल है, देखिए इंक्लूड FStream किया है हमने बिकॉज फाइल हैंडलिंग करना है, नेम स्पेस std और एक मेन फंक्शन बना दिया। अभी मेन फंक्शन में OFStream क्या है, ये आपकी क्लास है। किसकी क्लास है, ये क्यों OFStream लिख रहे हो, आउटपुट के लिए, मतलब आपको राइटिंग करना है इसमें फाइल के अंदर। अगर आपको रीडिंग करना होता तो आप क्या करते, IFStream का यूज करते हैं। मुझे राइट करना है तो आई हैव यूज्ड OFStream फाइल। ये क्या है, फाइल उसका इंस्टेंस है, आप ये कुछ भी नाम लिख सकते हो, fin fout जो लिखना है लिखो फाइल, और फिर फाइल का नाम, ये जिस फाइल को आपको ओपन करना है। फिर उसके बाद फाइल में मैं इंसर्ट कर रहा हूं, मतलब लिख रहा हूं, राइट कर रहा हूं हेलो वर्ल्ड, और फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं इस तरीके से। एंड रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, अभी मुझे फाइल से रीड करना है। आप फाइल से जो भी रीड करते हो और आउटपुट में डिस्प्ले करते हो उसको। तो देखिए
एफ स्ट्रीम इंक्लूड कर रहे हो, आईओ स्ट्रीम कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे इनपुट आउटपुट भी देना है। पिछले वाले प्रोग्राम में एक्चुअली आउटपुट नहीं था, सी आउट का यूज किया नहीं था, इसलिए आईओ स्ट्रीम नहीं था, बट यहाँ पे हम सी आउट भी करने वाले हैं। तो देखिए मेन फंक्शन बना दिया, उसके अंदर आई एफ स्ट्रीम यूज किया है। आई एफ स्ट्रीम हैज बीन यूज्ड फॉर इनपुट बिकॉज वी जस्ट वांट टू रीड द डेटा, आपने को लिखना नहीं है फाइल में अभी कुछ। तो आई एफ स्ट्रीम फाइल ओपन की, फाइल का नाम लिखा, एक स्ट्रिंग में वेरिएबल बना दिया टेक्स्ट। क्यों टेक्स्ट है ये वेरिएबल? क्योंकि हमको टेक्स्ट के अंदर आप स्टोर करने वाले हो जो भी फाइल के अंदर का डेटा है। फाइल का डेटा आप टेक्स्ट के अंदर स्टोर करके जो है ना टेक्स्ट को सी आउट करोगे तो आपको जो भी फाइल में लिखा हुआ है वो दिख जाएगा। तो वाइल गेट लाइन, ये गेट लाइन आप यूज करते हो टू रीड लाइन बाय लाइन, एक लाइन होने के बाद दूसरी लाइन, ऐसा। तो फाइल मतलब जिस फाइल के अंदर आपको रीड करना है, और क्या रीड करना है, वो टेक्स्ट, और फिर वो टेक्स्ट के अंदर स्टोर होगा जो भी लिखा हुआ है, आप उसको सी आउट कर दोगे तो आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली आप फाइल रीड कर रहे हो और आउटपुट में जो भी फाइल में लिखा है वो डिस्प्ले कर रहे हो, लास्ट में फाइल बस क्लोज कर देना। इस तरीके से रीडिंग होती है। फिर ओपनिंग अ फाइल, अभी फाइल अगर आपको ओपन करना है तो देखिए कुछ भी ऑपरेशन होने दो, मुझे रीड राइट जो भी ऑपरेशन करना है, मुझे सब में पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो कैसे ओपन करते हो आप? दो मेथड्स यहाँ पे होते हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टर का यूज करके। तो कंस्ट्रक्टर का यूज करके फाइल कैसे ओपन करोगे आप देखो। तो अब मुझे किस मेथड कैसे किस लिए ओपन करना है, मान लो मुझे राइट करने के लिए ओपन करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं ओएफ स्ट्रीम का यूज करूंगा। सो ओएफ स्ट्रीम और फिर इसका इंस्टेंस, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे फाइल लेके ही बताता हूँ। और मेरे फाइल का नाम, मान लो फाइल का नाम मेरे एक्स है, तो x.txt, इस तरीके से जो है ना आप फाइल को ओपन करोगे। फिर उसके बाद यूजिंग ओपन फंक्शन कैसे करोगे आप? ओपन फंक्शन का यूज करने के लिए देखिए इसमें आपको दो लाइन लिखना पड़ता है। आप पहले ये जो है क्लास और उसका इंस्टेंस वो असाइन कर देते हो, ओएफ स्ट्रीम फाइल। फिर इसके बाद आप ओपन फंक्शन यूज करते हो, फाइल डॉट ओपन, और जो भी फाइल का नाम है वो x.txt, इस तरीके से। इसके आगे मोड भी लिख सकते हो आप, कॉमा देके, किस लिए आपको ओपन करना है। अभी ये बेसिकली हम रीड करने ओपन कर रहे हैं, तो हम जो मोड यूज करेंगे वो iOS आउट हो सकता है, आउटपुट के लिए हम ओपन कर रहे हैं। तो वो कंपलसरी नहीं होता, वो आपको देना है तो आप दे सकते हो। तो ओपनिंग अ फाइल में वही है, सिंटैक्स में स्ट्रीम अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, जो हमारा फाइल था, फाइल मैंने अभी नाम बताया था आपको, फाइल डॉट ओपन, फिर फाइल का नाम और उसको किस मोड में आपको ओपन करना है। मोड वाला पार्ट बहुत मतलब जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वही है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ आईएफ स्ट्रीम ओएफ स्ट्रीम, जो मैंने फाइल नाम दिया, फिर फाइल का नाम जो भी आपको फाइल ओपन करना है, और लास्ट में मोड जो iOS आउट iOS इन वगैरह होता है। देखिए फाइल ओपनिंग मोड्स, तो ये अच्छे से आप याद करिए क्योंकि ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इनपुट, देखिए जब आपको फाइल को रीड करने के लिए ओपन करना है तो आप iOS इन यूज करोगे। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है ये iOS मतलब। फिर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आउट, ये किस लिए यूज करोगे, जब आपको फाइल में राइट करने के लिए कुछ करना है तो। फिर उसके बाद iOS app अपेंड, अपेंड का मतलब है फाइल के एंड ऑफ दी, मतलब आपकी जो फाइल है उसके एंड में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप अपेंड करते हो। अभी देखिए ये जो है ना ओपन फाइल फॉर राइटिंग iOS आउट, आप जैसे ही iOS आउट यूज करते हो, मान लो मैंने एक फाइल ओपन की, फाइल कैसे ओपन करूंगा मैं, ये देखिए फाइल डॉट ओपन, और फाइल ओपन करने के बाद उसके अंदर मैं फाइल का नाम पहले लिखता हूं, मान लो मेरी फाइल का नाम है x.txt, और उसके बाद मैं मोड लिखूंगा। तो अभी मान लो मैं अगर iOS आउट यूज कर रहा हूं, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं फाइल ओपन कर रहा हूं लिखने के लिए कुछ ना कुछ। तो ये जब भी आप iOS आउट यूज करते हो तो ये कैसा होता है, आपकी न्यू फाइल बन जाती है। अगर ये x.txt एग्जिस्ट नहीं करता तो न्यू फाइल बन जाएगी, और अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है x, तो ये क्या करता है, ये फाइल को हटा के नई फाइल बना देता है, या फिर वही फाइल को ओवरराइट कर देगा वो। जब आप iOS आउट यूज करते हो तो आपका जो ऑलरेडी डेटा उसमें लिखा हुआ है वो डेटा चला जाएगा, अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो। राइटिंग के लिए मैं कर रहा हूं बट न्यू फाइल बन जाती है। वही मान लो अगर मुझे डिलीट नहीं करना है मेरी फाइल, मुझे अपेंड करना है, उसमें चेंज करना है एट द एंड ऑफ द फाइल, तब आप क्या करोगे, iOS आउट भी यूज करोगे और उसके साथ साथ आप iOS अपेंड भी यूज करोगे। तो इस तरीके से आपको अपेंड का यूज करना पड़ेगा। फिर iOS ट्रंकेट होता है ये, अगर आपको फाइल के कंटेंट्स को डिलीट कर देना है, अगर वो एग्जिस्ट करती है फाइल तो आप iOS ट्रंक यूज करते हो, और iOS बाइनरी आप यूज करते हो फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करने के लिए। तो देखिए इस पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि प्रोग्राम भी लिखो साथ में, जो जिसमें आप ये अलग अलग फंक्शंस का फाइल मोड्स का यूज करते हो। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो जैसा पता है आपको, सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज आप iOS स्ट्रीम लिखोगे इनपुट आउटपुट के लिए,
और साथ ही साथ द मेन थिंग दैट यू डू फॉर फाइल हैंडलिंग इज fstream, हैशटैग इंक्लूड fstream करोगे आप। फिर वही सेम चीज जो आप करते हो यूजिंग नेम स्पेस std। ओके अभी मैं डायरेक्टली जो है मेन फंक्शन बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बना रहा हूँ और मेन फंक्शन बनाने के बाद हमको अभी अलग अलग मोड्स यूज करना है। तो अलग अलग मोड्स में बस हम ये प्रोग्राम में 4 मोड्स यूज करके बताते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। अभी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट OF स्ट्रीम है। OF स्ट्रीम क्यों यूज करते हो आप? जब आपको फाइल को राइटिंग के लिए यूज करना है, आउटपुट के लिए OF स्ट्रीम। और इसका नाम मैं दे देता हूँ fout। ओके ये नाम कुछ भी दे सकते हो, आपको जो भी देना है। फिर जो मुझे फाइल ओपन करना है उसका नाम है example.txt और मुझे किसके लिए ओपन करना है? आउटपुट के लिए, कुछ लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ iOS out। फिर इसके बाद मैं fout यूज करूंगा, fout, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ फाइल के अंदर राइट करना है। fout hello world, ये मेरे फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा fout.close। तो देखिए OF स्ट्रीम हमने यूज किया और फाइल मोड क्या यूज किया हमने? ओपनिंग मोड विच वाज iOS out। यही मेन है आपके लिए। तो देखिए एक मोड हमने यूज किया, तो चलिए और भी कुछ मोड्स यूज करके हम लिखते हैं। अभी मैं फिर से एक न्यू स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विच इज IF स्ट्रीम। ये IF स्ट्रीम किसके लिए यूज करते हो आप यूज करते हो रीड करने के लिए डेटा। अब इसमें आप राइट नहीं कर सकते। तो फिर से वही सेम चीज है fin। क्या करोगे यहाँ पे? देखिए ये कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ मेथड टू ओपन द फाइल? ये मैं कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूँ, ओपन फंक्शन नहीं यूज कर रहा मैं। फाइल डॉट ओपन fin डॉट ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो fin यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल का नाम विच इज example.txt। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज है मोड, तो इसको मैं इनपुट मोड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद एक स्ट्रिंग आप दोगे, क्योंकि आपको डिस्प्ले करना है ना डेटा। तो डेटा किसके अंदर स्टोर होगा? ये वर्ड वेरिएबल के अंदर जो है आपका डेटा स्टोर होने वाला है। फिर fin, क्या fin करना है आपको? मतलब इनपुट क्या लेना है? वर्ड का हमें इनपुट लेना है फाइल के अंदर से। तो फाइल के अंदर से आप इनपुट ले रहे हो और फिर उसके बाद सी आउट कर दोगे वर्ड को। मतलब वर्ड जो भी लिखा होगा आपका फाइल के अंदर वो रीड किया जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड द मेन थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट यू डू इज क्लोज द फाइल। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने iOS इनपुट भी यूज कर लिया, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इनपुट के लिए। तो चलिए अभी और एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अपेंड अगर आपको करना है टेक्स्ट तो fout.open। अब आप बोलोगे कि fout डायरेक्टली कैसा यूज किया मैंने? क्योंकि fout हमने ऑलरेडी असाइन किया हुआ था। देखिए OF स्ट्रीम का fout है ना, जब आप ऑलरेडी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट और ऑलरेडी ये स्ट्रीम और उसका ऑब्जेक्ट असाइन करते हो तो आपको फिर से नहीं करना पड़ता। अब ये ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है, बस आप ओपन फंक्शन का यूज करके उसको यूज कर सकते हो। सो fout.open क्या ओपन करना है मुझे? example.txt फाइल, और मोड जो मुझे उसमें यूज करना है दैट इज अपेंड। सो example.txt, इसमें जो मैं मोड यूज करने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी अपेंड मोड। ओके इस तरीके से। फिर क्या अपेंड करना है मुझे? fout अपेंडिंग टेक्स्ट। मतलब इसमें क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो फाइल के एंड में ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा, अपेंडिंग टेक्स्ट। एंड fout.close। अभी इसके बाद फाइनली हम और एक यूज करते हैं विच इज टू ओपन अ बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल मैं ओपन कर रहा हूं डेटा राइट करने के लिए। OF स्ट्रीम, इसका मैं नाम देता हूं fbin, क्योंकि fout मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है ना। तो अभी जो मैं फाइल ओपन करने वाला हूं उसका नाम है example.dat फाइल। अब ये जो dat फाइल होती है आपकी, ये बाइनरी फाइल होती है। अभी मैं txt फाइल नहीं यूज कर रहा क्योंकि मुझे उसको बाइनरी फॉर्म में ओपन करना है। सो ओपन दिस इन बाइनरी मोड। ओके जैसे इसमें मैंने बाइनरी मोड में ओपन किया, अभी मैं इंट जो वेरिएबल है स्टोर करने वाला हूं विच इज 1 2 3 4 5। अभी fbin डॉट राइट, मैं फाइल के अंदर अभी राइट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं देखिए, आपको ये लिखना है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपने नम असाइन किया है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5, उसका हमें एड्रेस चाहिए और उसका एड्रेस आप बाइनरी फॉर्म में स्टोर करोगे उसके अंदर। तो उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है। फिर साइज ऑफ नम, जो भी इसका साइज होगा उसके साथ।
क्योंकि आपको बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना है ना उसको, तो आपको ये चीजों की जरूरत है, उसको एज इट इज नहीं लिखना है। जब आप ये फाइल को ओपन करोगे example.dat कोई टेक्स्ट एडिटर में, नोटपैड में अगर आपने ये फाइल ओपन की तो आपको ये 1 2 3 4 5 नहीं दिखने वाला, आपको बाइनरी में कुछ भी उसकी जो भी वैल्यू है वो दिख जाएगी। एंड द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज क्लोज द फाइल एंड रिटर्न 0। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया ये कैसे हमने प्रोग्राम लिखा। सारे मोड्स का हमने यूज किया इसमें, सारे तो नहीं बट 4 तो यूज किए। एक मेन वाला आउटपुट के लिए जो आप यूज करते हो, फिर इनपुट के लिए हमने एक यूज किया, रीड करने के लिए, फिर अपेंड करने के लिए। अपेंड का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द फाइल अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, और अगर फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना है तो आप बाइनरी मोड का यूज करोगे। अब क्लोजिंग अ फाइल, देखिए जैसे ही आपका सब काम हो जाता है आपको सारे चेंजेस को सेव करना है और जो भी सिस्टम रिसोर्सेस है उनको फ्री करना है, फाइल करप्शन अवॉइड करना है, और लास्ट में जो है फाइल को क्लोज करना है। तो देखिए स्ट्रीम अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, ये इसका सिंटैक्स है। तो ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अगर मान लो इसका नाम फाइल है तो फाइल डॉट क्लोज, इस तरीके से आपकी फाइल क्लोज कर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको हर कोड में फाइल को क्लोज करना है जब आपका काम हो जाता है। तो एग्जाम्पल कोड में वही है, देखिए अभी तक जितने भी हमने कोड देखे सारों में हमने फाइल क्लोज की है, तो देख लो आप, वही सेम ही चीज है। फिर इसके बाद बात करते हैं चेकिंग इफ अ फाइल ओपन सक्सेसफुली। देखिए अभी कैसा है, मैं कुछ भी फंक्शंस उसमें दे रहा हूँ, रीड करो, राइट करो, ये करो, वो करो, बट अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिर वो फाइल में कुछ ना कुछ एरर है जिसकी वजह से आप रीड राइट कर ही नहीं पाओगे, तो मतलब ही नहीं है ना कुछ, आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए आपको सब में पहले चेक करना है कि वो फाइल ओपन हुई क्या सक्सेसफुली। तो उसके लिए आप यूज करते हो ये इज ओपन फंक्शन का। तो ये इज ओपन फंक्शन ट्रू या फॉल्स आपको बताता है कि वो फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई या नहीं हुई। तो आप इसमें ऐसा ही लिखते हो, अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई तब जाके आप रीड राइट जो भी आपको काम करना है वो करोगे, अगर वो नहीं होती तो आप एरर ओपनिंग फाइल ऐसा कुछ ना कुछ टेक्स्ट बता दोगे, तो इससे आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज फाइंडिंग एंड ऑफ फाइल। देखिए EOF फंक्शन का यूज करके आप एंड ऑफ फाइल का पता कर सकते हो। तो आपके पॉइंटर, देखिए कुछ भी आप रीड कर रहे हो ना तो पॉइंटर आगे आगे जाता है कि आप ये डेटा रीड कर रहे हो, फिर पॉइंटर को लास्ट में आने के बाद पता नहीं चलता, वो पॉइंटर ये ऐसा 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ता है, बट लास्ट में आने के बाद उसे ये नहीं पता चलता कि फाइल यहाँ पे खत्म हो गई है या और पढ़ना है। तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, आपका प्रोग्राम रुक नहीं जाएगा, वो वही कुछ एरर अगर हो गई तो फिर से कुछ दूसरा डेटा पढ़ने लग जाएगा, लूप में चला जाएगा। इसलिए आप एक एंड ऑफ फाइल यूज करते हो जो उसे बताता है कि यहाँ पे जो है आपकी फाइल एंड हो चुकी है। तो ये जब जैसे लास्ट पे आएगा उसे समझ जाएगा कि फाइल एंड हो गई। तो ये EOF फंक्शन उसके लिए यूज किया जाता है, एंड ऑफ फाइल। फिर पोजिशनिंग द पॉइंटर, देखिए आप रीड करो राइट करो, एक पॉइंटर होता है जो ट्रैक करता है, रीड करते जा रहे हो तो पॉइंटर 1 बाय 1 ऐसे ट्रैक करते 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 जाता है। तो आप जो है ना ये पॉइंटर को मूव कर सकते हो कहीं पर भी। कैसे आप मूव कर सकते हो, देखिए ये फंक्शंस का यूज करके सीक फंक्शन यूज किया जाता है उसे बस मूव करने के लिए यहां से वहां। मान लो मुझे रीड करना है तो रीड कहां से स्टार्ट होगा, इन जनरल यहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट से, लेकिन मुझे कहीं भी बीच में से जो है रीड करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये पॉइंटर है रीड पॉइंटर, इसको मैं यहाँ पे भेजूंगा, यहाँ की जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो वैल्यू मैं बोल दूंगा उसको, और फिर वो पॉइंटर वहां चले जाएगा और रीड वहां से करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए ये होता है। फिर ये पुट पॉइंटर है, पी जो है पुट पॉइंटर है, ये राइटिंग के लिए यूज करता है। मान लो मुझे इसके आगे राइट करना है तो मेरा जो पुट पॉइंटर है मैं उसको यहाँ पे भेजूंगा, लास्ट की जो भी वैल्यू होगी वहां पे, फिर जो भी है चीजें वहां से लिखना शुरू होगी। तो देखिए सीक बस आप मूव करने के लिए यूज करते हो, और ये जो टेल है ना ये आपको बताता है, टेल मतलब पॉइंटर कहां पे है, मतलब ये इंटीजर वैल्यू आपको देता है। सीक में क्या है, आप इसको इंटीजर वैल्यू देते हो और बोलते हो पॉइंटर तू वहां पर जा, और ये पॉइंटर जो है ना आपको बोलता है वो कहां पर है। ठीक है, तो टेल फंक्शन अगर आप यूज करोगे तो जी अगर है, जी का मतलब है गेट एंड गेट मतलब रीड, और फिर पी मतलब पुट मतलब राइट। देखिए अगर पी है मतलब राइट पॉइंटर आपका कहां पर है, लिखने के लिए जब आप यूज कर रहे हो वो पॉइंटर कहां पर है उसकी वैल्यू आएगी, और जी यूज करोगे तो रीड पॉइंटर की वैल्यू आएगी। सिंटैक्स देखिए फाइल डॉट सीक जी किसके लिए आप यूज करते हो, वो पॉइंटर को भेजने के लिए कहीं पर। तो कहां पे भेज रहा हूं मैं उसको, 0 पे भेज रहा हूं एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। इसके साथ आप ये भी यूज कर सकते हो टू इंडिकेट दैट इट इज द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फिर डॉट सीक पी किसके लिए यूज करते हो आप, राइट वाले पॉइंटर के लिए, राइट पुट पॉइंटर जो है उसके लिए। तो मैं इस पॉइंटर को कहां भेजना चाह रहा हूं,
वो भी 0 पे, तो वो एंड में चला जाएगा, यहाँ पे iOS एंड लिखा हुआ है। फिर ये पोजीशन को मैं इंट वेरिएबल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मुझे एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो मैं जब फाइल डॉट टेलजी फंक्शन यूज कर रहा हूं तो ये क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा कि जो गेट पॉइंटर है वो कहां पर है, अभी उसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी इंट पोजीशन में। तो ये यही लिखा है, सीक जी और सीक पी मूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, और टेल जी और टेल पी आपको करंट पोजीशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अभी ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी हम जो है ना इसका एक कोड देख लेते हैं। तो वही आप लिखो, आईओ स्ट्रीम लिखो, एफ स्ट्रीम लिखो, नेम स्पेस एसटीडी, मैं मेन फंक्शन से आपको बताता हूँ। करना क्या है, देखिए एक C++ प्रोग्राम लिखना है जिससे आप फाइल क्रिएट करोगे, उसके अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करोगे बाय ओपनिंग द फाइल इन अपेंड मोड। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइल को अपेंड मोड में ओपन करो। देखिए अगर आप अपेंड मोड में वैसा भी ओपन नहीं करते ना तो फाइल में का जो पुराना डेटा है वो सब चले जाता है आपका। इसलिए कंपलसरीली अगर आप चाहते हो उसके अंदर आगे डेटा डालना तो आपको अपेंड यूज करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद सर्च फॉर अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इनटू फाइल, आप डेटा डालोगे, इंसर्ट करोगे C++ प्रोग्राम के थ्रू, और लास्ट में सर्च करोगे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। तो देखिए मेन फंक्शन में बना रहा हूँ। सो OF स्ट्रीम क्यों यूज कर रहा हूं मैं, मुझे फाइल के अंदर डेटा राइट करना है इसलिए। तो OF स्ट्रीम आउट फाइल का नाम मेरे employees.txt, और इसको मैं कौन से मोड में ओपन कर रहा हूं, एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इसको मैं अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूं। एंड देन मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं विच इज एम्प्लॉय नंबर। अब ये एम्प्लॉय नंबर मैं कहां से लूंगा, मुझे एम्प्लॉय खुद देगा, तो मैं इनपुट भी लेने वाला हूं ये प्रोग्राम में। फिर उसके बाद स्ट्रिंग नेम, मतलब एम्प्लॉय का नेम भी लेंगे हम इसमें। तो देखिए सी आउट एंटर एम्प्लॉय नंबर, तो हम एम्प्लॉय का नंबर ले रहे हैं इसमें, और फिर इसी के आगे मैं सी इन डाल रहा हूं। क्या इनपुट लेने वाला हूं मैं, उसका नेम, सॉरी नंबर है ना, तो नंबर लेंगे। तो इनपुट जो हम लेने वाले हैं दैट इज एम्प्लॉय नंबर। फिर उसके बाद सी आउट एंटर एम्प्लॉय नेम, क्या करोगे, सी इन लोगे इनपुट नेम। अभी ये नेम किसके अंदर स्टोर होने वाला है, ये जो स्ट्रिंग आपने बना के रखी है उसमें, और ये जो भी आप एम्प्लॉय नंबर ले रहे हो वो इस वेरिएबल में स्टोर होने वाले। तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए डेटा तो आपने ले लिया, अब डेटा ये आपको फाइल के अंदर राइट करना है। तो वो कैसे करोगे, देखो हमने आउट फाइल लिखा था, इसके अंदर जो डेटा है वो हम स्टोर करेंगे। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय नंबर को स्टोर करूंगा, EMPNO, फिर उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के उसका नाम भी। तो देखिए मैंने इनपुट लिया यूजर से और अभी वो फाइल के अंदर स्टोर कर रहा हूं, तो बस आप यहाँ पे एंडल डाल दे सकते हो इस तरीके से। फिर क्या करोगे, फाइल को क्लोज कर दोगे। अभी तक क्या किया आपको समझ में आना चाहिए, अभी हमने बस यूजर से इनपुट लिया एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद फाइल के अंदर वो डाल दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। अभी नेक्स्ट हमको काम क्या बोला था, हमको बोला था कि सर्च करना है आपको रिकॉर्ड। तो सर्च करना है मतलब आप रीड कर रहे हो, बस राइट नहीं कर रहे हो ना। तो अभी हम फाइल को फिर से ओपन करेंगे, एंड दिस टाइम वी विल यूज IF स्ट्रिंग because we don't want to write anything, we just need to read from the file, we need to search inside the file. So IF string in file देते हैं इसका नाम, और इसमें फाइल का नाम लिख देंगे which is employees.txt। अभी फाइल को मोड नहीं लिखा मैंने क्योंकि मुझे बस इनपुट मोड में ओपन करना है, रीड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। अब इसमें इंट एक सर्च नंबर हम देने वाले हैं और एक नॉर्मल नंबर, और फिर स्ट्रिंग जो है इसमें वो है एम्प्लॉय का नेम। अब हम सी आउट बोल के इसको बोलने वाले एंटर एम्प्लॉय नंबर टू सर्च। फिर वो जो एम्प्लॉय नंबर बोलेगा वो नंबर हम सर्च करेंगे फाइल के अंदर, और वो नंबर हम जैसे ही सर्च करेंगे हमको उसका डेटा मिल जाएगा, नाम क्या है इसका। तो एंटर एम्प्लॉय नंबर टू सर्च। फिर इसके बाद सी इन आप क्या लोगे, इनपुट क्या लोगे, सर्च नंबर। ठीक है, अब देखिए हमने एक फाइल बना दी, फिर हमने एक सर्च नंबर और नंबर ऐसे दो वेरिएबल्स असाइन किए, फिर स्ट्रिंग एक एम्प्लॉय का नाम, और फिर सी आउट कर रहे हैं हम एंटर एम्प्लॉय नंबर टू सर्च, मतलब डिस्प्ले हो रहा है वो, और फिर एक इनपुट ले रहे हैं सर्च नंबर। अभी इसके अंदर हम एक बुलियन वेरिएबल भी बनाने वाले हैं जिसका नाम है फाउंड, जिसको हम स्टार्टिंग में क्या रखेंगे, फॉल्स रखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो अभी हमको थोड़ी ना मिला है। जब हमको मिल जाएगा तो हम उसे ट्रू कर देंगे।
तो फिर while लूप का यहाँ पे आप यूज करने वाले हो फाइल के अंदर ट्रेवर्स करने के लिए, रीड करने के लिए फाइल को. सो while इन फाइल नंबर नेम, इफ जो नंबर है वो अगर सर्च नंबर के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, सी आउट कर दोगे वो उसके डिटेल्स. सो सी आउट रिकॉर्ड फाउंड, और वो एम्प्लॉय नंबर आप यहाँ पे दिखा दोगे और साथ ही साथ एम्प्लॉय का नेम भी दिखा दोगे, एम्प्लॉय नेम, एंड लास्ट में एंड. एंड आफ्टर दिस फाउंड जो है आपका उसको मैं ट्रू कर दूंगा क्योंकि हमको जो चाहिए था वो मिल गया. और अगर मान लो मिलता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूं, तो अगर मुझे नहीं मिल रहा तो फिर इफ नॉट फाउंड, तब आप एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देना कि मिला नहीं वो, सी आउट रिकॉर्ड नॉट फाउंड. एंड आफ्टर दिस बस आपको जो ये फाइल है उसको क्लोज कर देना पड़ेगा. लास्ट थिंग इज टू क्लोज द फाइल, इन फाइल डॉट क्लोज, और क्लोज करने के बाद बस रिटर्न 0 कर दो. तो इस तरीके से देखिए ये प्रोग्राम भी हमने लिख दिया. कैसे कैसे इसमें काम हो रहा है देखिए, यहां से जैसे ही मैंने फाइल बनाई वो इनपुट के लिए, क्योंकि मुझे बस फाइल में से डेटा रीड करना था, तो एक सर्च नंबर है और एक नंबर है, ठीक है. हम सर्च नंबर जो है यूजर से इनपुट ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये सर्च नंबर के इक्वल है क्या. ये कौन सा नंबर है, ये वो नंबर है जो आपके फाइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होने वाला है. तो आपको ये सर्च नंबर से इक्वल है क्या चेक करना है, और अगर वो इक्वल है तो आप इंप्लॉय का नाम और इंप्लॉय का नंबर दोनों दिखा सकते हो फाइल में से. तो वही सी आउट ले रहे हैं और सीन ले रहे हैं. एंड देन आफ्टर दैट एक बुलियन वैल्यू बना दी जिसको हमने फॉल्स सेट कर दिया. फॉल्स क्यों सेट किया, क्योंकि अभी तक हमें वो मिला नहीं है, जब मिल जाएगा तो हम उसे ट्रू कर देंगे. तो व्हाइल लूप यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फाइल के अंदर ट्रैवर्स करने के लिए, नाम और एम्प्लॉय नेम. तो अगर अगर नंबर सर्च नंबर के इक्वल हो जाता है, मतलब यूजर ने जो हमको नंबर दिया वो फाइल के नंबर से इक्वल हो जाता है, तो आप बोलोगे रिकॉर्ड फाउंड, और फिर रिकॉर्ड फाउंड के साथ नंबर और एम्प्लॉय का नाम दोनों दिखा दोगे और फाउंड ट्रू करके ब्रेक कर दोगे. और लेकिन अगर आपको ये मिलता ही नहीं है, इफ नॉट फाउंड, तो उस केस में एक एरर मैसेज दिखाओगे रिकॉर्ड नहीं मिला और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दोगे. ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया. अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, विच इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस देखने वाले हम इसमें, फाइल किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है. तो देखिए रिकॉर्ड्स को आप कैसे अरेंज करते हो फाइल के अंदर, उसको बोलते हो फाइल ऑर्गेनाइजेशन. फाइल के अंदर अलग अलग तरीकों से आपका डेटा स्टोर किया जाता है, दैट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो मेथड है वो अफेक्ट करती है कि कैसा आपका डेटा स्टोर किया जाता है, कितना फास्ट आप ट्रैवर्स कर सकते हो, वो सारी चीजें. तो बेसिकली चार जो है टाइप के फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वन बाय वन हम सारे देखेंगे. द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू सी इज सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स जो आपके हैं ना वो वन आफ्टर अनदर स्टोर किए जाते हैं. देखिए ये ब्लॉक के बाद ये ब्लॉक, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये. तो आपको कभी भी ट्रैवर्स अगर करना है या फिर कोई स्पेसिफिक ब्लॉक पे जाना है तो आपको सीक्वेंशियली जाना पड़ता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक. तो इससे टाइम आपका काफी ज्यादा लगता है. अगर आपका डेटा जो है बहुत ज्यादा है तो सीक्वेंशियल फाइल वो वहां पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. तो स्पेसिफिक ऑर्डर में आप यहाँ पे डेटा स्टोर करते हो. तो स्पेसिफिक ऑर्डर वो कौन सा होता है, नंबर होगा कोई एम्प्लॉय का नंबर वगैरह, उसके बेसिस पे आप डेटा को स्टोर करते हो. तो देखिए रिकॉर्ड्स को कैसा अरेंज किया जाता है एक ऑर्डर में. अब वो ऑर्डर कौन सा हो सकता है, या तो वो कोई असेंडिंग ऑर्डर होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वगैरह वगैरह. फिर उसके बाद अगर आपको कोई रिकॉर्ड ढूंढना है तो फिर क्या करोगे, सिस्टम स्टार्ट से सर्च चालू करता है, बिकॉज सिक्वेंशियली सारा काम होता है इसमें. ये वो एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा यूजफुल है जहां पे रिकॉर्ड्स आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसेस हो गए होते हैं. देखिए ये एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से जो है ना डेटा को अरेंज किया हुआ है. देखिए 1001, 1002, 1003. फिर उनका नाम और उनका डिपार्टमेंट भी आप साथ ही साथ देख सकते हो. अभी एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए सिंपल टू क्रिएट एंड मेंटेन, आप अच्छे से बना सकते हो, मेंटेन कर सकते हो. ये एफिशिएंट कब होता है, जब आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को जो है ना प्रोसेस करने वाले हो. मतलब अगर आप नहीं चाहते सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस करना तो ये काम का नहीं है, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो रहा है ना आपका रिकॉर्ड्स प्रोसेस होने में. डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लो है ये.
क्योंकि स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स आपको सर्च करना है तो काफी स्लो है। नए रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस कर तो सकते हो लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्या डिफिकल्ट होता है, देखिए आपको कुछ नया इंसर्ट करना है ना, तो यहाँ पे आपको नई फाइल बनानी पड़ती है। तो आपकी एक फाइल है, ये मेरी फाइल है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ 3 चीजें हैं, ओके। अभी मुझे एक चौथी चीज इंसर्ट करनी है बीच में यहाँ पे कहीं, और क्योंकि डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होता है तो वो सॉर्टिंग भी आपको मेंटेन करनी है। ऐसा बीच में लास्ट में जाके तो आप नहीं कर सकते इंसर्ट। तो अब ये बीच में आप नहीं जा सकते सीक्वेंशियल में, आपको सीक्वेंशियली ही इंसर्शन करना है। तो उस केस में होता कैसा है, देखिए आप एक न्यू फाइल बनाते हो और 1 बाय 1 सारा डेटा इंसर्ट करना चालू करते हो। ये पहला डाला आपने, फिर दूसरा आप डालते हो। अब इसके बाद आपको डालना है ना नया वाला, तो वो नया वाला डालते हो और फिर वापस वो सीक्वेंशियली जो है डेटा स्टोर करते हो। तो ये पुरानी फाइल है आपकी जिसके अंदर ये येलो नहीं था, मैं बस एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। और इसमें जो है आ चुका है, फिर आप जो पुरानी फाइल है उसको डिलीट करते हो और नई फाइल को बनाते हो। मतलब आपको एक चीज इंसर्ट करने के लिए फिर से फाइल बनाना पड़ रहा है और पुरानी डिलीट करना पड़ रहा है। देखिए, तो प्रिमिटिव ऑपरेशंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एग्जाम में सूडो कोड भी पूछा जाता है और ऑपरेशंस भी पूछे जाते हैं कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऑपरेशंस है, ऐड, डिलीट, सर्च, ये ऑपरेशंस कैसे करोगे। तो ये सारे हम ऑपरेशंस देखते हैं अभी। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है दैट इज टू क्रिएट अ फाइल। आपको एक नई फाइल बनानी है और उसमें रिकॉर्ड्स डालना है। तो बेसिकली तो फाइल बनानी है आपको, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो मुझे एक फाइल है ऐसे क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर से जो है मेरा डेटा सॉर्टेड रहेगा। तो देखिए सूडो कोड क्या है, क्रिएट फाइल, फंक्शन का नाम है मेरा। मैं देखिए पूरा C++ का है फंक्शन, यहाँ बस सूडो कोड में लिखा हुआ है। फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं और मैं फाइल का नाम लिख दिया मैंने, और फाइल के नाम के साथ आप कौन से मोड में ओपन कर रहे हो वो भी साथ में मैंने लिख दिया। तो फाइल का नाम आई एम ओपनिंग इट इन आउट मोड। तो मतलब क्या, मैं इसको iOS आउट में ओपन कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं न्यू फाइल बन जाए। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि जब आप iOS आउट यूज करते हो ना तो आपकी न्यू फाइल बनती है। पुरानी फाइल अगर है तो वो ओवरराइट हो जाती है, ठीक है। पुरानी फाइल में जो भी डेटा है वो चला जाएगा और आपकी न्यू फाइल बन जाएगी iOS आउट यूज करने के बाद। और अगर फाइल है नहीं तो वो न्यू फाइल बना देगा एंड देन यू विल क्लोज दैट फाइल आफ्टर क्रिएट। अब अगला जो है वो है रीड और डिस्प्ले। अगर आपको डेटा रीड करना है फाइल के अंदर का तो आप कैसे करोगे, रीड करते हो आप डेटा और रीड करने के बाद आउटपुट में डिस्प्ले करते हो। तो वो कैसे करना है, देखिए सिक्वेंशियली आपको रीड करना है, स्टार्टिंग से रीड करना चालू करोगे सारा। एग्जाम्पल देखो, आपको सारे एम्प्लॉयज का डेटा रीड करना है और उसको प्रिंट कर देना है, पूरी एम्प्लॉय लिस्ट आपको प्रिंट करनी है। तो ये काम होता है आपका रीड का। तो देखिए आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप रीड और डिस्प्ले बताओगे क्या होता है उसमें एग्जैक्टली, और एक एग्जांपल दे दो कि मान लो एक एम्प्लॉइज आपको फाइल रीड करनी है। और टेबल भी बनाओ। टेबल देखिए मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है टेबल। तो कुछ इस तरीके का आप टेबल बनाओगे और बोलोगे ये आपकी फाइल है, ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइल। और जो भी ऑपरेशन आप इसके ऊपर कर रहे हो वो ऑपरेशन क्या होता है बताओ, और उसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे अभी हमने फाइल क्रिएट की तो आप बोल दोगे फाइल क्रिएट हो चुकी है बट द फाइल विल बी ब्लैंक एट द बिगिनिंग। अगर आप इंसर्शन यूज करोगे तो डेटा इंसर्ट होगा। और अगर मैं रीड कर रहा हूं तो रीड मतलब क्या करूंगा, मैं सारे जो है सिक्वेंशियली इन्हें ट्रेवर्स करते हुए रीड करूंगा और आउटपुट में डिस्प्ले करूंगा। तो आप फाइल भी बताओगे और साथ ही साथ आउटपुट भी। अब सूडो कोड देखते हैं। देखिए फंक्शन का नाम क्या है, रीड ऑल रिकॉर्ड्स, ओपन द फाइल। फर्स्ट थिंग इज टू ओपन द फाइल एंड वी आर ओपनिंग इट इन विच मोड, इनपुट मोड। क्यों इनपुट मोड, क्योंकि बस हमको रीड करना है, राइट नहीं करना है कुछ। फिर व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, इसका मतलब क्या है, आप व्हाइल लूप यूज कर रहे हो टू ट्रेवर्स टू द एंड ऑफ द फाइल। जब तक आपके फाइल का एंड नहीं आ जाता आप ट्रेवर्स करते जाने वाले हो और हर एक एम्प्लॉय का डेटा रीड करने वाले हो। और जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो उसको डिस्प्ले भी आप करते जाओगे। तो जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता, जैसे ही फाइल का एंड आता है ये लूप खत्म हो जाएगा और आपका काम हो गया, फाइल क्लोज हो जाएगी और डेटा जो है सब कुछ आप आउटपुट में दिखा सकते हो। तो इस तरीके से रीड किया जाता है। अब राइट कैसे करना है आपको, मान लो ये पार्ट मुझे ऐड करना है, मेरी जो मैंने फाइल बताई थी वहां पे 1003 तक आपका डेटा था, अब मुझे 1004 भी उसके अंदर ऐड करना है। एंड द थिंग इज दैट वी हैव टू मेंटेन द ऑर्डर हियर, क्योंकि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा सब कुछ सॉर्टेड होता है। तो आपको ऑर्डर मेंटेन करना है, एक एम्प्लॉय ऐड करके आप दिखाओगे। तो अब इसका सूडो कोड कैसा होता है देखिए। अभी फंक्शन का नाम है इंसर्ट रिकॉर्डेड ऑर्डर, इंसर्ट रिकॉर्ड ऑर्डर्ड एंड एम्प्लॉय और फिर न्यू एम्प्लॉय। देखिए न्यू एम्प्लॉय आपको इंसर्ट करना है और उसका डेटा डालना है।
तो वो हमने पैरामीटर लिया है। फाइल को मैं किस में ओपन कर रहा हूँ, देखिए फाइल का नाम है और फाइल को आप जिस भी मोड में ओपन कर रहे हो, तो देखिए मेरी जो मेन फाइल है ना, मैं उसको इनपुट मोड में ओपन कर रहा हूँ और मैंने एक एक्स्ट्रा फाइल बनाई हुई है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसमें एक एक्स्ट्रा फाइल बनाते हो जिसके अंदर आप इसमें का डेटा कॉपी करके इसमें डालते हो। तो ये वाली फाइल आप राइट मोड में रखोगे। क्यों आउटपुट मोड में या फिर राइट मोड में रख रहे हो, क्योंकि इसमें लिखना है आपको, इसमें से बस पढ़ना है, इसमें से डेटा इसको देना है। ठीक है, तो ऐसे दो फाइल्स ओपन करना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखिए जब भी आपको इंसर्शन करना है। फिर उसके बाद इंसर्टेड एट द बिगिनिंग आप फॉल्स रख दोगे। क्यों? क्योंकि आपने इंसर्शन किया नहीं है कुछ। फिर उसके बाद व्हाइल लूप यूज करेंगे टू द एंड ऑफ द फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता आपको रीड करते जाना है, और रीड करने के बाद आप इफ क्या रख रहे हो, इफ इट इज नॉट इंसर्टेड, मतलब जब तक इंसर्ट नहीं किया है आपने, मतलब इंसर्ट नहीं हुआ है और न्यू एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर जो है वो कम है एम्प्लॉय के एम्प्लॉय नंबर से। देखिए मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं थोड़ा। मुझे क्या इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है 1004 को। तो मैं यहां से चेक करते जाऊंगा। पहली बात तो इंसर्ट हुआ है क्या आप देखोगे, अगर इंसर्ट नहीं हुआ है तभी इंसर्ट करने वाले हो। सो दैट्स द बेसिक चीज जो मतलब होनी चाहिए। तो अगर इंसर्ट नहीं हुआ है, देन द सेकंड थिंग वाज आप चेक करते हो कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कम है ना आपको जो चाहिए उससे, आपके 1004 से उसकी वैल्यू जो है ना कम होनी चाहिए। ऐसा आप चेक करते जाते हो। मान लो अगर यहाँ पे 1005 होता और मुझे 1004 इंसर्ट करना रहता है यहाँ पे, तो मैं बीच में इंसर्ट करूंगा, तो इससे कंपेयर होगा, वो बोलेंगे हम कम ही है। फिर आगे जाओगे ये भी कम है, लेकिन आप यहाँ पे जाओगे तो ये बड़ा है, तो आपको इंसर्ट कहाँ पे करना है इसके बाद, ये ऐसा समझ में आता है। तो इस तरीके से जो है वही लिखा हुआ है वहां पे कि न्यू एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय नंबर है जो आपको इंसर्ट करना है वो कम होना चाहिए, और जब वो ज्यादा हो जाएगा उस पॉइंट पे उसके पहले वाले पे आप इंसर्ट कर दोगे वहां पे राइट न्यू एम इनटू टेम्प फाइल, और इंसर्टेड मैं ट्रू रख दूंगा इस तरीके से। और दूसरी एक केस हम रखने वाले हैं कि राइट एम्प्लॉय इनटू टेम्प फाइल, वो हो गया। और अगर इंसर्ट हुआ ही नहीं वो, ठीक है, देखिए 1001 है, 1002 है, 1003 है, मुझे क्या इंसर्ट करना है 1004। तो अब मैं इंसर्ट करने यहाँ पे जाऊंगा, नहीं होने वाला इंसर्ट, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, फाइल खत्म हो गई लेकिन इंसर्शन हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब है ये सीधा सीधा आप जो है ना लास्ट में इंसर्ट करने वाले हो। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर वो इंसर्ट हुआ ही नहीं लास्ट तक पूरा ट्रेवर्स करने के बाद भी, तो डायरेक्टली आप उसको टेम्प फाइल में रख दोगे। तो अब टेम्प फाइल में आपने डाल दिया तो आपका सारा डेटा सॉर्टेड वे में टेम्पररी फाइल में आ चुका है। अब क्या करना है, दोनों फाइल्स को क्लोज करो और ये जो एम्प्लॉय डॉट डेटा वाली आपकी फाइल थी बेसिक पुरानी, उसको आपको डिलीट करके जो नई फाइल आपने बनाई है ना उसको रिप्लेस कर रीनेम कर देना एम्प्लॉय डॉट डेटा से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल है, बस समझने की कोशिश करिए। फिर से सेम चीज हम देखने वाले हैं। देखिए सर्च आपको करना है, तो सर्च कैसे करोगे आप वो रिकॉर्ड को ढूंढोगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग और हर रिकॉर्ड को चेक करते हुए। कैसा करोगे, मुझे 1002 चाहिए, तो डेटा जो भी है 1000 है, 1001 है, 1002 है, मैं चेक करते जाऊंगा। ये 1002 है, नहीं है, आगे जाओ, ये है, नहीं है, ये है, हाँ मिल गया हमको। इस तरीके से जो है चेकिंग होती है व्हेन यू नीड टू सर्च। तो देखिए सर्च का सूडो कोड, मुझे क्या सर्च करना है, एक एम्प्लॉय नंबर सर्च करना है, तो मैंने उसको एज अ पैरामीटर लिया हुआ है। अभी हम फाइल को ओपन करेंगे, फाइल का नाम क्या है वो, और किस मोड में आप ओपन करोगे। इनपुट मोड में ओपन कर रहा हूं बिकॉज आई डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग, मुझे सिर्फ सर्च करना है। फिर उसके बाद फाउंड इज इक्वल टू मैं फॉल्स रखूंगा शुरू में, व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता हम ट्रेवर्स करते जाने वाले। और फाइल को और एम्प्लॉय मतलब आप जो हर एम्प्लॉय है वो रीड करते जाओगे। इफ एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स एम्प्लॉय नंबर, मतलब देखो आप रीड करते जा रहे हो, अभी जो ये एम्प्लॉय नंबर है मतलब फाइल के अंदर का ये वाला जो है ना, ये आपका फाइल वाला है, और ये वाला है जो आपको ढूंढना है। तो अगर आपको जो ढूंढना है वो इक्वल हो जाता है फाइल में के, तो आपको क्या समझ जाएगा कि ये दोनों सेम है और आप उसके एम्प्लॉय के डिटेल्स बता दोगे। इसका मतलब क्या है, आप ट्रेवर्स करते आए ये भी 1002 हो गया, आपको भी 1002 ही ढूंढना था, दोनों इक्वल हो गए, तो आप इस 1002 का डिटेल्स दिखा दोगे और फाउंड इक्वल टू 2 करके ब्रेक करोगे। और अगर नहीं मिला तो बस आप लिख देना रिकॉर्ड नॉट फाउंड और फिर फाइल को क्लोज कर देना। तो इस तरीके से सर्चिंग का ऑपरेशन भी आपका होता है। देन द नेक्स्ट वन इज अपडेट। अब देखिए अपडेट वाला भी बिल्कुल आपको इंसर्शन जैसा ही करना है। देखो कुछ भी राइट वगैरह करना है आपको तो आप जो है न्यू फाइल में ही कर सकते हो, वो फाइल में नहीं कर सकते आप। तो देखिए सर्च फॉर द रिकॉर्ड, मॉडिफाई इट्स कंटेंट्स एंड रीराइट द फाइल इफ नीडेड। ओके, चेंज करना है मुझे, साक्षी का जो डिपार्टमेंट है वो एचआर था, मुझे उसको
एडमिन के अंदर चेंज करना है। मतलब मुझे पहली बात तो साक्षी का जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 1002 है, वो ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद अंदर का डेटा चेंज करना पड़ेगा और डिपार्टमेंट फील्ड अपडेट करनी पड़ेगी। सो सी दिस, देखो अपडेट, इंसर्शन, डिलीशन, ये तीनों ऑपरेशंस में आपको दोनों फाइल्स बनानी है, याद रखो। जिसमें बस आप रीड कर रहे हो या फिर सर्च कर रहे हो, फाइल क्रिएट कर रहे हो, इसमें बस आपको एक फाइल ओपन करनी है, डिलीशन, इंसर्शन एंड अपडेट। ठीक है, इसमें मैं दोनों फाइल ओपन करता हूं। एक फाइल एम्प्लॉय डॉट डेटा जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, उसको आप ओपन करोगे इनपुट मोड में, और एक टेम्पररी फाइल को ओपन करेंगे हम आउटपुट मोड में। फिर उसके बाद जब तक आप एंड तक नहीं आते, मतलब आप ट्रैवर्सल चालू कर रहे हो फाइल के अंदर, आप एम्प्लॉयज रीड करते जाओगे। और जब एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स एम्प्लॉय नंबर, देखिए यहाँ पे हमने पैरामीटर्स क्या लिए, एक एम्प्लॉय नंबर और ये एम्प्लॉय का अपडेटेड डेटा जो हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। क्या है वो अपडेटेड डेटा? एचआर से एडमिन करना था ना आपको, तो वो इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय नंबर, तो आप एम्प्लॉय नंबर सेम है क्या चेक करते हो, मतलब 1002 ढूंढना है, तो ये 1002 इक्वल है क्या 1002 के, चेक करते जाओ। और जैसे ये इक्वल हो जाएगा तो आप जो अपडेटेड डेटा है ना, वो टेम्प फाइल के अंदर डाल दोगे। अपडेटेड डेटा, देखो रिप्लेस नहीं कर रहे आप, चीजें रिप्लेस नहीं हो रही, टेम्प फाइल में डायरेक्टली आप डालते हो चीज को। तो टेम्पररी फाइल में तो वो ब्लैंक ही है ना, टेम्पररी फाइल में नाम है और नाम के साथ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तब आप लेटेस्ट चीज जो है, ये जो अपडेटेड वाली वैल्यू, ये सीधा वहां पे डाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पे क्या करने को बोला था अपने को, एचआर टू एडमिन करना था, तो आप एचआर को एडमिन में चेंज नहीं कर रहे, वो ब्लैंक ही है टेम्पररी फाइल में, डायरेक्टली वहां पे आप एडमिन लिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से काम होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर नहीं मिलता है आपको, मान लो ये आपने सर्च किया फिर भी आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप सीधा सीधा वो एम्प्लॉय फाइल के अंदर लिख दोगे, वो टेम्पररी फाइल जो आपने बनाई है उसमें। फिर दोनों फाइल्स को क्लोज करो, ये एम्प्लॉय डॉट डैट वाली फाइल को डिलीट करो और जो टेम्पररी वाली फाइल है उसको रिप्लेस कर, रीनेम कर दो एम्प्लॉय डॉट डेटा से। इस तरीके से अपडेशन आप करते हो। देन द नेक्स्ट वन इज डिलीशन। डिलीशन में भी सेम चीज आपको करनी है, क्योंकि आप डेटा डिलीट नहीं कर सकते सिक्वेंशियली, मतलब आप सिक्वेंशियली जा रहे हो डेटा डिलीट किया, ऐसा नहीं होता। आप क्या करने वाले हो, देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है, और ये वाला जो डेटा है मैंने जो दूसरे कलर में दिया, ये मुझे डिलीट करना है। तो मैं इसको कैसे डिलीट करता हूं, देखिए ये मैं न्यू फाइल बनाता हूं और न्यू फाइल बनाने के बाद ये जो है डेटा, इसको मैं इसके अंदर डालता हूं, इसको इसके अंदर डालता हूं। अब मुझे ये डिलीट करना है ना, मैं उसको फाइल में ही नहीं डालता और डायरेक्टली अगले वाले डेटा को डालता हूं और अगले वाले को डालता हूं। इस तरीके से आप स्किप करते हो उसको, डिलीशन वगैरह इसी तरीके से इसमें किया जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखिए सूडो कोड कैसा है, एग्जैक्टली सेम है जैसा पहले देख रहा हूं, एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें सिमिलर दिखेगी। पहली 3 लाइन तो फाइल ओपन करते हो, दोनों फाइल ओपन कर रहे हो, एक फाइल को आप इनपुट मोड में ओपन कर रहे हो और एक फाइल को आउटपुट मोड में। कौन सी फाइल को आउटपुट मोड में, जिसमें आपको चेंज करना है। फिर इसमें पैरामीटर क्या लिया है मैंने, एम्प्लॉय नंबर, ये कौन सा एम्प्लॉय नंबर है जिसको मुझे डिलीट कर देना है फाइल में से। ठीक है, तो एम्प्लॉय डॉट डैट और टेम्प डॉट डैट मैंने ओपन किया। अभी देखिए व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, इसका मतलब क्या है, फाइल का एंड जब तक नहीं आता आप ट्रैवर्स करते जाने वाले हो, एम्प्लॉय रीड करते जाने वाले हो। और अगर एम्प्लॉय नंबर इक्वल नहीं होता है आपके एम्प्लॉय नंबर से, आप वो एम्प्लॉय को टेम्प फाइल में डाल दोगे। इसका मतलब क्या है, मुझे इसमें डिलीट करना है 1002। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है कि 1002 तो नहीं आ गया कहीं। और अगर देखो पहले क्या चेक होगा, 1001, देखो 1001 इज नॉट इक्वल टू 1002, सही बात है ना, 1001 इज नॉट इक्वल टू 1002। तो इसका मतलब है आपकी जो टेम्प फाइल होने वाली है उसके अंदर आप 1001 को इंसर्ट कर दोगे। फिर उसके बाद आप चेक अगले वाले पे जाओगे, तो अगला क्या होने वाला है, 1002। 1002 इज नॉट इक्वल टू 1002, नहीं ये गलत बात होगी। ये गलत अगर हो गया तो इस केस में आप इसको स्किप कर दोगे, मतलब ये एम्प्लॉय को टेम्प फाइल में नहीं लिखोगे आप। अब आप अगले वाले पे जाओगे 1003, हाँ ये सही हो रही है ना कंडीशन, 1003 इज नॉट इक्वल टू 1002, तो मैं यहाँ पे 1003 डाल दूंगा। फिर इसके बाद 4 होगा तो मैं 1004 डालूंगा। तो इस तरीके से जो है हम न्यू फाइल में वो जो डिलीट करना है वो नहीं डालते। एंड देन दोनों फाइल्स क्लोज करो, पुरानी वाली फाइल को डिलीट करके उसका जो नाम था नए वाले फाइल को दे दो, हो गया डिलीशन। तो ये 6 ऑपरेशन है, अच्छे से समझ लीजिए। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस फाइल। तो इसमें कैसा होता है, देखिए इसमें आपको कोई ब्लॉक एक्सेस करना है, कोई डेटा एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कुछ कैलकुलेशंस का यूज करके, कुछ हैशिंग की तरह समझ लो। तो देखो हैशिंग में कैसा, डायरेक्टली आप वो जगह पे चले जाते थे कोई सिंपल कैलकुलेशन करके, तो वैसे ही आप यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे डायरेक्टली वहां पे चले जा सकते हो। तो मुझे अगर 5 पे एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली 5 पे जाऊंगा, पहले कैसा 1 2 3 4 5 आपको एक एक से जाना पड़ता था। तो ये इसके अंदर है,
इसमें पुराने रिकॉर्ड्स आपको पढ़ना नहीं पड़ता, कुछ भी रीड राइट करना है डायरेक्टली आप वहां जाके कर सकते हो। फिर देखो की पॉइंट्स देखते हैं। यू कैन जंप डायरेक्टली, वही मैंने जो बोला, पोजीशन से आप जा सकते हो। ये फास्टर है सीक्वेंशियल एक्सेस से, आपको अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स चाहिए तो। और वो क्यों यूजफुल था? अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस करना है तब आप वो यूज करोगे। अगर आपको डायरेक्टली अगले रिकॉर्ड पे जाना है विदाउट प्रोसेसिंग द अदर्स, यू विल यूज डायरेक्ट एक्सेस फाइल। कॉमनली इसमें को डेटाबेस, बैंक सिस्टम्स और इन्वेंटरी सिस्टम्स के अंदर यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो देखिए ये काफी फास्ट है, इसका रिकॉर्ड एक्सेस करना, डायरेक्टली आप वहां जाके एक्सेस कर लेते हो। ये एफिशिएंट होता है लार्ज फाइल्स के लिए, सिक्वेंशियल एफिशिएंट नहीं होता लार्ज फाइल्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, वहां पे लार्ज फाइल्स में एक एक सिक्वेंशियली जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये तब बेस्ट वर्क करता है जब आपके फिक्स्ड साइज के रिकॉर्ड्स होते हैं। फिक्स्ड साइज के रिकॉर्ड्स हो गए तभी आपका फॉर्मूला काम करेगा ना। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अगर है उसमें, तब आपको कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप, जिसके हेल्प से आप चले जाओगे, क्योंकि डेटा ऊपर नीचे होगा तो वैल्यूज भी इधर उधर होंगी। बट अगर फिक्स्ड साइज है, अरे है, तो आप एक फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्टली वो स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हो जहां पे आपका डेटा प्रेजेंट होगा। देन डिलीटिंग और अपडेटिंग रिकॉर्ड्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये चीज है इसके अंदर। देन द नेक्स्ट पार्ट इज एग्जाम्पल टेबल। तो देखिए एक एग्जाम्पल टेबल है, अभी जो भी मैं प्रिमिटिव ऑपरेशंस बताऊंगा आई शो यू विद रिस्पेक्ट टू दिस टेबल। ओके, तो 5 रिकॉर्ड्स इसमें है, नेम और डिपार्टमेंट दिया हुआ है। द फर्स्ट थिंग इज क्रिएट। तो देखिए मेक अ न्यू फाइल ऑन डिस्क टू स्टोर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। फाइल इज क्रिएटेड एम्प्टी, एम्प्टी फाइल बना रहे हो रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, इंसर्शन वगैरह कुछ नहीं करते। सूडो कोड इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन द सीक्वेंशियल फाइल। फाइल बनाओ, employee.dat नाम दो और उसके अंदर एम्प्लॉय डेटा स्टोर करो। देखिए void create फाइल, ओपन द फाइल। देखो बिल्कुल सेम है, फाइल में ओपन करता हूं employee.dat, इसको आउटपुट मोड में प्लस बाइनरी मोड में मैं ओपन कर रहा हूं। आप बाइनरी मोड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यू कैन जस्ट राइट दैट यू आर ओपनिंग द फाइल इन आउटपुट मोड, आपकी मर्जी। एंड देन यू विल क्लोज द फाइल। आपको बस बताना है कि ये सब में ज्यादा जरूरी है आउटपुट मोड में बताना, क्योंकि आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, आप फाइल ओपन नहीं कर रहे। फाइल अगर आप ओपन कर रहे होते तो आप ये नहीं लिखोगे ना, तो ये बस फाइल ओपन होगी आपकी। आपकी फाइल क्रिएट करना है, आपको नई फाइल बनाना है, नई फाइल बनाना है, सो यू नीड टू यूज ओनली iOS आउट। ओके, फिर है अगला राइट या इंसर्ट। आप क्या करते हो, इससे नए रिकॉर्ड्स जो है फाइल के अंदर इंसर्ट करते हो। हर रिकॉर्ड जो है एक पोजीशन पे डाला जाता है डायरेक्टली जो है वो पोजीशन पे आप जाते हो, सीक्वेंशियली नहीं जाते। कुछ भी रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है तो डायरेक्टली वो स्पेसिफिक पोजीशन पे आप चले जाओगे। जैसा मुझे 106 पे इंसर्ट करना है तो मैं 106 की जगह जहां पे वहां चला जाऊंगा और वहां पे इंसर्ट करूंगा। देखिए इसमें कैसा होता है, ऐसा नहीं है, डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर नहीं होता इसमें। आपको लग रहा होगा कि ये जाएगा 105 के बाद और उसके बाद 106 पे इंसर्ट कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा अरे होता है, हैशिंग की तरह समझो इसको। हैशिंग में कैसा है, कुछ भी आपकी हैश वैल्यू आती है तो वहां जाके आप इंसर्ट करते हो, सीक्वेंशियली थोड़ी ना डेटा इंसर्ट होता है वहां पे। तो इसी तरीके से 106 और भी कहीं पर भी आ सकता है दूसरी तरफ, और वहां पे डेटा स्टोर होगा आपका। ओके, तो इसका सूडो कोड मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, राइट रिकॉर्ड एम्प्लॉय इम्प। अभी ये क्या है, वो जो डेटा मुझे इंसर्ट करना है वो पैरामीटर लिया है मैंने राइट करने के लिए। फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं इनपुट मोड में, आउटपुट मोड में और बाइनरी मोड में, 3 तरीकों से। और पोजीशन में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए पोजीशन इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर जो आपको इंसर्ट करना है। तो मेरा एम्प्लॉय नंबर क्या है, 106 माइनस 100 इंटू साइज ऑफ एम्प्लॉय। अब साइज ऑफ द एम्प्लॉय जो भी होगा वो बाइनरी में इसीलिए आप ओपन करते हो क्योंकि उसका बाइनरी में कुछ ना कुछ साइज होगा, फिर उससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कोई स्पेसिफिक एक वैल्यू मिल जाएगी जहां पे जाके आप वहां पे स्टोर कर दोगे डेटा को डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सेस वहां का मिलेगा। फिर वो राइट पॉइंटर जो है, ये पोजीशन आई ना आपकी, आपकी कुछ ना कुछ पोजीशन आएगी। मान लो इसकी मेरी पोजीशन आ गई 65, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो पोजीशन इज 65, सो यू विल सेंड योर राइट पॉइंटर टू दिस पोजीशन। राइट पॉइंटर क्या है, जो राइट करेगा वहां पे जाके। तो आपका राइट पॉइंटर 65 पे जाके ये जो आपको डेटा इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर देगा। फिर उसके बाद आप जो ये एम्प्लॉय है वो फाइल के अंदर राइट कर दोगे, पॉइंटर गया, फिर फाइल में राइट किया और फाइल को क्लोज कर दोगे। ओके, दिस इज क्वाइट सिंपलर। इसमें आपको नई फाइल बनाना करना नहीं है, इसमें बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर फॉर्मूला जो है, आपको एक पोजीशन मिलेगी, वो पोजीशन पे आप आपके राइट पॉइंटर को भेजोगे और राइट पॉइंटर को वहां भेज के आप डेटा वहां पे राइट करा दोगे और फाइल को क्लोज करोगे। सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी डन। नेक्स्ट इज रीड। रीड या फिर रिट्रीव। रीड मतलब क्या, फाइल में रीड करते हो। रीड क्यों करते हो, क्योंकि आपको डिस्प्ले करना है डेटा, इसलिए। तो रिकॉर्ड जो है आप फाइल में से फेच करोगे,
मतलब रीड करोगे और क्या करोगे, डायरेक्टली जंप टू द एड्रेस बेस्ड ऑन द प्राइमरी की। अब मुझे क्या रीड करना है, मान लो मुझे 108 का डेटा रीड करना है, 108 तो है नहीं, वैसा 4 तक ही थे वहां पे, तो 103 का मुझे अगर डेटा रीड करना है तो मैं वो सेम फॉर्मूला यूज करूंगा पोजीशन का। पोजीशन इज इक्वल टू 103 माइनस 100 इंटू साइज ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फिर इससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू पे डायरेक्ट एक्सेस करके आप जाओगे और वहां पे आपको ये 103 मिल जाएगा और वहां से उसका आप डेटा रिट्रीव कर लोगे। ओके, सो दैट्स व्हाट इज रिटन इन द सूडो कोड। यहाँ पे क्या है, रीड रिकॉर्ड इंट एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, फाइल को ओपन कर रहा हूं मैं, फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डॉट डेप्थ। इन इनपुट मोड, मैं इसको इनपुट मोड में और साथ ही साथ बाइनरी मोड में भी ओपन कर रहा हूं। कैलकुलेट पोजीशन एग्जैक्टली लाइक आई हैव टोल्ड यू, एम्प्लॉय नंबर होगा, मैंने आपको 103 का एग्जांपल दिया था, सो 103 minus 100 into size of employee, and then you will move the read pointer to that position. In the last example we moved the right position क्योंकि अपने को वहां पे कुछ ना कुछ लिखना था स्पेसिफिक जगह पे। यहाँ पे रीड पॉइंटर इसलिए डाला क्योंकि वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं बस डेटा को रीड करने वाला, और डेटा को रीड करके क्या करूंगा, उसको फाइल को मैं क्लोज कर दूंगा एंड देन आई विल रिटर्न दैट एम्प्लॉय। देखिए मैंने क्या किया है, रीड एम्प्लॉय किया, मतलब एम्प्लॉय रीड हो चुका है, एंड देन यू विल रिटर्न दैट, मतलब आउटपुट में वो आप दिखा दोगे उसका डेटा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अपडेट। अपडेट में क्या करते हो आप, स्पेसिफिकली वो जगह पे जाते हो जहां पे आपको जाना है। मान लो मुझे अगर 102 का डेटा अपडेट करना है तो मैं 102 पे कैसे जाऊंगा, सेम फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा वहां पे, और जैसे ही डायरेक्ट एक्सेस होगा मेरा वहां पर, मैं जाके जो भी मुझे अपडेट करना है वो कर दूंगा। जैसा अनुष्का का डिपार्टमेंट मुझे मार्केटिंग से एडमिन चेंज करना है, सो दैट कैन बी डन। सो देखिए एम्प्लॉय, अपडेटेड एम्प्लॉय यहाँ पे मैं रख रहा हूं क्योंकि क्या अपडेटेड डेटा है वो पैरामीटर होने वाला है आपका। मैंने फाइल ओपन की, फाइल का नाम ये है, मैं इसको किस में ओपन कर रहा हूँ, इनपुट प्लस आउटपुट प्लस बाइनरी मोड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, इसमें आपको इनपुट आउटपुट बाइनरी मोड में करना है, एंड व्हेन इट्स आस्क्ड इन सीक्वेंशियल यू विल ओनली ओपन इट इन आउटपुट मोड। एंड इनपुट मोड अगर आपको बस रीड करना है, रीडिंग, क्रिएटिंग ये और सर्चिंग, ये तीन चीजों में इनपुट मोड, और डिलीशन, इंसर्शन एंड अपडेशन में आप इनपुट आउटपुट दोनों में करोगे, आई मीन सिर्फ आउटपुट में करोगे। अब आई एम टॉकिंग अबाउट सीक्वेंशियल, और यहाँ पे क्या है, इनपुट आउटपुट और बाइनरी। ठीक है, कैलकुलेट करना है पोजीशन जस्ट लाइक वी डिड बिफोर। देखिए अपडेटेड एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, अब मतलब मुझे जिसको अपडेट करना है, सो इट इज 102 माइनस 100 इनटू साइज ऑफ एम्प्लॉय। ओके, इस तरीके से आप एक्सेस करोगे इस डेटा को, और जैसे ही आपने एक्सेस किया आप राइट पॉइंटर जो है आपका, राइट पॉइंटर क्यों, क्योंकि मुझे अब कुछ लिखना है ना पोजीशन पे, मैं उसको भेजूंगा, एंड देन आई विल राइट द अपडेटेड एम्प्लॉय टू द फाइल। फाइल के अंदर आप वो लिख दोगे और बस फाइल को क्लोज कर दोगे। इस तरीके से आपने अपडेशन भी कर दिया। अब है इसके बाद डिलीशन। डिलीशन में आप क्या करते हो, रिमूव कर देते हो उसको। तो देखिए रिमूव का मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो डिलीट ही कर देते हो। देखो इसमें मान लो मुझे ये आरव का डेटा जो है वो डिलीट करना है, तो ऐसा नहीं है कि ये डिलीट हो जाएगा और ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें क्या है, बस आप इसको ब्लैंक कर देते हो, बस ना आप ये हटा देते हो ऐसा। फिर अभी बाद में कभी ये आपका अगर मेमोरी यूज नहीं हो रही है तो मेमोरी वेस्ट हो रही है आपकी, बट अगर वो फॉर्मूला से फिर से कुछ यहाँ नया डेटा आ जाता है तो आ सकता है, बट द हाउ यू डिलीट इट इज, बस आपको डेटा वहां से क्लियर कर देना है। इस तरीके से यहाँ से डिलीशन होता है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द सूडो कोड। मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है एम्प्लॉय नंबर से, एम्प्लॉय नंबर से मैं वहां जाऊंगा और उसे डिलीट करूंगा। फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ इनपुट, आउटपुट और बाइनरी मोड में। उसके बाद मैं एक ब्लैंक रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा। ब्लैंक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, फिर पोजीशन में कैलकुलेट कर रहा हूँ वही सेम फॉर्मूला का यूज करके, 104 माइनस 100 इंटू साइज ऑफ एम्प्लॉय नंबर। फिर मैं मूव करूंगा राइट पॉइंटर को पोजीशन पे। पोजीशन मेरी जो भी ये फॉर्मूला से आई वो पोजीशन पे मैं जाऊंगा और वहां पे क्या करूंगा, ब्लैंक रिकॉर्ड लिख दूंगा फाइल में। तो वहां पे जो डेटा था वो ब्लैंक हो जाएगा आपका। वो जो रिकॉर्ड है वो वहां पे एग्जिस्ट करेगा बट वो ब्लैंक रहेगा। आरव वगैरह का जो भी डेटा था वो हट जाएगा वहां से, और फिर आप फाइल को क्लोज कर दोगे। एंड देन वी हैव सर्च। सर्च करना है आपको, तो स्पेसिफाइड रिकॉर्ड आप कैसे करोगे, प्राइमरी की से। प्राइमरी की क्या है अपने केस में, इट इज द एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर के हेल्प से जो है आप उसे सर्च करोगे और फिर आपको मिल जाएगा। तो मुझे एम्प्लॉय नंबर 102 ढूंढना है तो डायरेक्ट एक्सेस से मैं जा सकता हूँ वहां पे। इट्स नॉट लाइक सिक्वेंशियल एक्सेस, एक 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 से। ओके, तो मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइल का मैंने नाम यहाँ पे लिखा। ये एम्प्लॉय नंबर क्यों लिया है मैंने पैरामीटर में, बिकॉज एम्प्लॉय नंबर के हेल्प से ही मैं उसको ढूंढने वाला हूँ।
एंड इसको मैं ओपन कर रहा हूँ इनपुट प्लस बाइनरी मोड के अंदर। पोजीशन कैसे कैलकुलेट करोगे, यूजिंग द सेम फॉर्मूला। फिर उसके बाद जो रीड पॉइंटर है मैं उस पोजीशन पे भेजूंगा और फिर मैं फाइल में से वो एम्प्लॉय को रीड करूंगा और चेक करूंगा कि क्या एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल है एम्प्लॉय नंबर के। तो अब आप बोलोगे ये क्या सेंस बनता है, आप तो वैसे भी एक्सेस करके जा रहे हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि वो डेटा वही रहेगा। मतलब देखिए मुझे सर्च करना है 103, तो मैं वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 103 वाला, 103 माइनस 100 इंटू साइज ऑफ एम्प्लॉय। तो मेरा पॉइंटर कहाँ जाएगा डायरेक्टली, मेरा डायरेक्टली पॉइंटर यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पॉइंटर आ गया, मतलब आपको मिल गया। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आने के बाद मिल गया, आपको चेक करना है कि ये जो एम्प्लॉय नंबर है ये सच में 103 ही है ना, ये आपको चेक करना है। जो आपको चाहिए वो मैच हो रहा है क्या, फिर ही आप बोल सकते हो। क्योंकि मान लो अगर समझो मुझे बोला जा रहा है 104 का डिटेल्स ढूंढो, तो मैं 104 के डिटेल्स के लिए 104 माइनस 100 से के फॉर्मूला से तो चला जाऊंगा, मेरा पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे तो 104 है ही नहीं। तो आपने बोला सर्च कर लिया हमने, लेकिन अंदर तो डेटा है ही नहीं ना। इसलिए आपको सर्च करने के बाद चेक भी करना है कि अंदर जो डेटा है वो कहीं करप्टेड तो नहीं है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ कि एम्प्लॉय नंबर एक्चुअल एम्प्लॉय नंबर जो है उसके इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तभी आप बोलोगे डिस्प्ले कर सकते हो एम्प्लॉय डिटेल्स, या फिर आप बोल दोगे कि रिकॉर्ड नहीं मिला आपको, इवन दो यू वेंट टू दैट स्पेसिफिक प्लेस, डायरेक्ट एक्सेस की हेल्प से वहां चले गए आप, बट वहां पे डेटा एग्जिस्ट करेगा क्या, यू विल हैव टू चेक एंड देन अकॉर्डिंगली आप बोलोगे रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला। अब जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, विच इज इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमने इंडेक्सिंग में भी देखा ही हुआ है। कैसा होता है इसमें, एक आपकी इंडेक्स फाइल होती है और बाजू में उसकी मेन फाइल होती है, और इंडेक्स फाइल क्या करती है, वो इंडेक्स पे पॉइंट करती है और फिर वहां पे जैसे ही आप आते हो या तो वो दूसरे को पॉइंट करेगा। मान लो मुझे 2 पे जाना है, तो ये 5 मुझे 2 पे लेके जा रहा है, 5 पे लेके जाएगा और देन इट विल टेक मी टू 2। तो इसमें इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स फाइल के थ्रू आप मेन फाइल में जो है जाते हो, और मेन फाइल ये सेकेंडरी स्टोरेज में है। रिकॉर्ड सिक्वेंशियली स्टोर किए जाते हैं और एक इंडेक्स होती है फास्ट सर्चिंग देने के लिए आपको। तो अभी इसके अंदर वही हम टाइप्स देखने वाले हैं सारे जो हमने पिछले यूनिट में भी देखा था, प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग इंडेक्स। की पॉइंट्स देखो, रिकॉर्ड्स को जो है सॉर्टेड ऑर्डर में रखा जाता है की फील्ड के बेसिस पे। अभी की फील्ड क्या है अपनी, जब से हम जो देख रहे हैं हमारा है वो एम्प्लॉय नंबर। तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे सारा डेटा स्टोर करके रखोगे एक असेंडिंग प्रॉपर ऑर्डर में। फिर एक इंडेक्स बनाया जाता है सेपरेटली, एक इंडेक्स फाइल होती है, उसके बाजू में आपकी मेन फाइल होती है, ये पॉइंट करता है मेन फाइल को। एंड देन एड्रेसेस होते हैं उसमें। टू फाइंड अ रिकॉर्ड आप इंडेक्स सर्च करते हो, क्योंकि इंडेक्स इजीली सर्च किया जा सकता है, फाइल में सर्च करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। एंड तो आप इंडेक्स में सर्च करोगे एंड इंडेक्स विल टेक यू टू द एग्जैक्ट पोजीशन इन द फाइल। या तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके चला जाएगा, या फिर अगर वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं लेके जाता है, मान लो 101 102 ये मेरे दो इंडेक्स फाइल्स है, ओके। एंड यहाँ पे मेरा जो डेटा है दैट इज ABCD, ओके। अभी मुझे ये 101 जो है पॉइंट कर रहा है ए की तरफ, ये 102 कर रहा है सी पे, मुझे क्या करना है, मुझे जाना है बी पे। तो ये मैं 101 से कहां जाऊंगा, ए पे जाऊंगा, फिर मुझे तो लेकिन बी पे जाना था, तो मैं सिक्वेंशियली थोड़ा सा ट्रेवर्स कर लूंगा वहां का वहां, तो फिर जो है मैं बी पे चला जा सकता हूँ। तो ये तो मैंने छोटा एग्जांपल दिया, बट जब बहुत बड़ा डेटा होता है तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, इतना सा ट्रेवर्स करना। वही अगर आप पूरा ट्रेवर्स करोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, तो ये आपको एक उसके पास की जगह लेकर जाता है और बस वहां से आप थोड़ा सा ट्रेवर्स करके आप आपके वैल्यू पर चले जा सकते हो। तो इस तरीके से इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च काम करता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इंडेक्स फाइल होती है और एक मेन फाइल होती है, और हर डेटा का एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है उस डेटा को। जैसे कि आप देख सकते हो ये 1001 किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इसको, ये मेरी इंडेक्स फाइल है, ओके। एंड देन ये 1005 है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। एंड देन लास्ट वाला जो है 1009 ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब मुझे ढूंढना है, समझ लो 1007, तो मुझे 1007 ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स फाइल में 1007 या फिर उससे कोई जस्ट छोटी वैल्यू ढूंढूंगा। तो यहाँ 1007 तो है नहीं, तो मेरे को इसी के पास आना पड़ेगा और ये मुझे लेके जाएगा यहाँ पे, और मैं जैसे ही यहाँ पर आ गया मैं बस डायरेक्टली यहाँ पे चला जा सकता हूँ, मुझे ये सारा ट्रेवर्स नहीं करना पड़ता, ओके। अभी आप बोल रहे होंगे कि इंडेक्स फाइल में भी तो ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, 1005 तक आप ट्रेवर्स करके तो आ रहे हो, लेकिन इंडेक्स फाइल का कुछ साइज नहीं होता उतना, तो
वहां पे आप ट्रेवर्स कर रहे हो चलता है, वहां पे कुछ इतना वो नहीं है, बट डेटा फाइल में बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ ट्रेवर्स करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो यहाँ का यहाँ करो, फास्ट ट्रेवर्स हो जाएगा, डायरेक्टली वो आपको डेटा के पास या डेटा के करीब लेकर चला जाएगा। सो दिस इज हाउ इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल वर्क्स। अभी एडवांटेजेस की बात करें तो फास्ट सर्चिंग हो जाती है बिकॉज यू आर यूजिंग एन इंडेक्स। फिर उसके बाद सिक्वेंशियल एक्सेस भी काफी आसान है रेंज क्वेरीज के लिए। अब रेंज क्वेरीज का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि एम्प्लॉय नंबर 70 से लेके 80 में कौन कौन है, ऐसे कुछ क्वेरीज में अगर आपको पूछ रहा हूं तो उन्हें कहा जाता है रेंज क्वेरीज, जो रेंज से रिलेटेड है। 70 टू 80 की रेंज मैंने दी है। ये बोथ स्मॉल और लार्ज फाइल्स दोनों के लिए काफी एफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेजेस में देखिए तो इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस लगती है, वहां पे इंडेक्स थे ही नहीं, यहाँ पे इंडेक्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस, और इंसर्शन डिलीशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज आप कुछ भी इंसर्ट या डिलीट कर रहे हो तो आपको इंडेक्स फाइल जो है ना आपकी, उसमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं। ओवरफ्लो हैंडलिंग भी लग जाती है जब अगर आपकी फाइल बहुत ग्रो हो रही है। फाइल अगर ग्रो हो रही है तो फिर हैंडलिंग का अलग काम आपको। देन द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ इंडाइसेस। तो देखिए टाइप्स ऑफ इंडाइसेस में 3 टाइप के होते हैं ये। एक होता है प्राइमरी इंडेक्स, नाम भी देखिए प्राइमरी है। प्राइमरी है मतलब बस एक एड्रेस आप स्टोर करते हो, ऐसा याद रखो। प्राइमरी इज वन, सो यू ओनली स्टोर वन एड्रेस इन दिस। सो दिस इज योर एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे चीजें हैं और इसमें एक एड्रेस पॉइंटर है। तो ये 1001 किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। फिर ये 1005 किसको पॉइंट करेगा, इसको। 1010 किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस 5 को, विच इज दिस। तो इस तरीके से ये लोग सिर्फ एक एड्रेस को पॉइंट करते हैं। तो मुझे 102 अगर सर्च करना है, दिस इज द एग्जाम्पल दैट आई एक्सप्लेन टू यू बिफोर, फिर से बोल रहा हूँ ये प्राइमरी इंडेक्स के लिए। तो देखिए मुझे क्या 102 ढूंढना है, तो मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊंगा और यहाँ से सिक्वेंशियली ट्रैवर्स करके 102 पे आ जाऊंगा और मुझे ये मिल जाएगा, एंड देन आई विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दिस डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें काम होता है। एंड नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू सी इज सेकेंडरी इंडेक्स। सो सेकेंडरी इंडेक्स में कैसा होता है देखिए, इसमें हाँ सेकेंडरी इंडेक्स फाइल है ना ये, इसलिए आप क्या करते हो, आपकी प्राइमरी की को नहीं रखते इंडेक्स। यहाँ पे देखिए आप प्राइमरी की को इंडेक्स रख रहे हो। प्राइमरी की है ना एम्प्लॉय नंबर, नंबर प्राइमरी चीज है तो उसको आप रखते हो प्राइमरी इंडेक्स में। बट यहाँ पे आप उल्टा करते हो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करते हो, जो दूसरी चीज है सेकेंडरी की है ना, उसको आप इंडेक्स बना देते हो। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को इंडेक्स बनाया हुआ है। तो इससे सिस्टम्स में मुझे कौन लोग है पता अगर करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो सिस्टम्स वाला जो पॉइंटर है ये किसको करेगा पॉइंट, 101 को, 103 को। फिर ये किसको पॉइंट करेगा, देखिए फाइनेंस वाला इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। और फिर ये जो है एचआर वाला ये पॉइंट करेगा इसको। तो देखिए ये सेकेंडरी इंडेक्स है, इसलिए इसमें जो इंडेक्स होता है वो आपकी सेकेंडरी की होती है, प्राइमरी की नहीं होती। प्राइमरी इंडेक्स में प्राइमरी की होती है, दिस इज योर प्राइमरी की एंड दैट इज योर सेकेंडरी की। ओके, तो अभी मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है जिसमें मुझे सेकेंडरी की के बेसिस पे चीजें ढूंढनी है, मुझे पता करना है सिस्टम्स में कौन कौन लोग काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे सिस्टम्स पे जाऊंगा और वो मुझे पॉइंट कर देगा कि कौन लोग सिस्टम्स में काम करते हैं, मैं उनका डेटा एक्सेस कर पाऊंगा। मुझे बताएगा फाइनेंस में कौन काम करते हैं, एचआर में कौन काम करते हैं। तो ऐसी अगर क्वेरी है तो उस वक्त आप सेकेंडरी की का यूज करते हो। फिर उसके बाद जो है क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो क्लस्टरिंग इंडेक्स में कैसा है, इसमें भी थोड़ा सा अजीब है। इसमें आप क्या करते हो, आपकी जो इंडेक्स फाइल है, ठीक है, उसको आप प्रेफरेंस देते हो और इंडेक्स फाइल के बेसिस पे जो है ना यहाँ पे आप डेटा को अरेंज करते हो। मेरा इंडेक्स कौन है यहाँ पे, डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे यहाँ पे डेटा को क्लस्टर किया है, डिपार्टमेंट्स क्लस्टर किए। देखिए एम्प्लॉय नंबर आपको सब उल्टे हुए दिखेंगे, 101 के बाद 5 है, 3 है, 10 है। यहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में था पहले, ये यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होता। यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको प्रेफरेंस देते हो, किसको, आपके सेकेंडरी की को। तो सेकेंडरी की को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है और सेकेंडरी की के बेसिस पे मेन फाइल के अंदर आप डेटा को फिजिकली सॉर्ट करते हो। तो सिस्टम्स के मैंने पहले लिख दिए, फिर उनका नंबर डजंट मैटर नाउ, क्योंकि सिस्टम्स, फाइनेंस, एचआर ऐसा हमने उसको सॉर्ट किया है। तो अगर मान लो मुझे सिस्टम्स वाले लोग ढूंढना है तो यहाँ पे पॉइंटर भी एक है। अभी देखिए सेकेंडरी में की में कैसा था, पॉइंटर्स भी ज्यादा थे। अगर मान लो 10 लोग रहते सिस्टम्स के तो ये 10 पॉइंटर रखता, मल्टीपल पॉइंटर्स होते तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, पॉइंटर एक ही है क्लस्टरिंग इंडेक्स में, बट डेटा यहाँ पे सॉर्टेड वे में है, तो आपको सिस्टम्स वाले बंदे एक साथ ही दिखने वाले। इसलिए 10 पॉइंटर्स का सेंस भी नहीं बनता ना, अगर ये इसको पॉइंट कर रहा है, आगे वाले को कर रहा है, आगे वाले को कर रहा है, डजंट मेक एनी सेंस। सो
यहाँ पे सेकेंडरी इंडेक्स का ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है बाय यूजिंग द सेकेंडरी की, बट द ओनली कैच इज दैट डिपार्टमेंट को भी आपने यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया है। तो अब मुझे सिस्टम्स वाले बंदे ढूंढना है तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा और ट्रैवर्स करते हुए मैं सारे सिस्टम्स के लोग मुझे मिल सकते हैं। फिर मुझे फाइनेंस वाले चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और आगे के सारे लोग मुझे फाइनेंस के मिलेंगे। मुझे एचआर वाले चाहिए तो मैं इसके पास जाऊंगा, एचआर वाले सब लिखे होंगे। तो इतना समझ लो कि सेकेंडरी की को आप क्लस्टर करके रखते हो इसमें। देन ये तीनों का डिफरेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है ना डिफरेंस पूछा जाता है इनके ऊपर। सबसे पहला है इनका डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो रिकॉर्ड्स जो भी है आपके वो स्टोर किए जाते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में इन सिक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में भी डेटा आपका सिक्वेंशियली ही स्टोर किया जाता है, बट इट इज विद एन इंडेक्स। एक इंडेक्स फाइल होती है और एक सिक्वेंशियल। और यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो है आपके रैंडमली कहीं पे भी चले जाते हैं। कहीं पे भी क्यों जाते हैं? बिकॉज यू यूज दैट फॉर्मूला -100 इंटू साइज ऑफ एम्प्लॉय वाला, तो डेटा आपका कहीं पे भी चला जा सकता है। एंड देन आफ्टर दैट एक्सेस टाइप, एक्सेस कैसे करोगे? यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस करते हो आप, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जाते हो। यहाँ पे सिक्वेंशियल भी करते हो और डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हो। कैसा? यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकता हूं मैं, जैसे ये एड्रेस, ये कौन सा है? प्राइमरी। तो देखो मुझे 105 पे ही जाना है तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूं अगर ये उसको पे पॉइंट कर रहा है। अगर ये 105 मुझे यहाँ लेके जा रहा है और मुझे अक्षय का ही चाहिए था डेटा, सो इट्स डायरेक्टली टेकिंग मी, तो डायरेक्ट एक्सेस भी हो गया। बट इफ आई वांट 104 तो यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस भी हो रही है। तो यहाँ पे दोनों चीजें होती है, यहाँ पे डायरेक्ट भी मिलता है आपको और जो है सिक्वेंशियल भी मिलता है। वहां पे डायरेक्ट एक्सेस ही होती है, तो यहाँ पे सिक्वेंशियल, यहाँ पे दोनों, वहां पे डायरेक्ट। फिर ये स्लो है, ठीक है। सिक्वेंशियल अगर बहुत सारी लार्ज फाइल्स है तो स्लो है। लीनियर सर्च हो जाता है। लीनियर सर्च मतलब क्या होता है आपका? बिग O ऑफ n। फास्टर ड्यू टू इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू होने की वजह से थोड़ा सा फास्ट है। और ये तो बहुत ही फास्ट है क्योंकि डायरेक्टली आपको इंडेक्स पर ही लेके चले जाता है, मतलब आपको जिस वैल्यू पे जाना है वहां पर। इंसर्शन डिलीशन की बात करें तो ये काफी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसमें आपको नई फाइल बनाना पड़ता है, पुरानी फाइल का डेटा नई फाइल में कॉपी करना पड़ता है। इसमें कैसा है? ये थोड़ा सा सिक्वेंशियल से इजी है, बट इसमें इंडेक्स को भी आपको अपडेट करना पड़ता है, मतलब मेन फाइल में अपडेशन करो, इंडेक्स में भी अपडेशन करो। तो इससे तो बट ठीक ही है। और ये इजी है क्योंकि इसमें आप सीधा उस जगह पे जाते हो, सीधा वहां पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है, करते हो, डिलीट करना है, डिलीट करते हो डायरेक्ट एक्सेस में। फिर यूज केस, इसको कब यूज करते हो आप? जब आपको रिकॉर्ड्स ऑर्डर में प्रोसेस्ड है तब आप करते हो। यहाँ पे सिक्वेंशियल और क्विक डायरेक्ट एक्सेस की आपको जब जरूरत है तब करते हो। और यहाँ पे इमीडिएट एक्सेस चाहिए आपको किसी भी रिकॉर्ड की तो करते हो आप। एग्जाम्पल के तौर पे इसको जनरली पेरोल प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, मंथली सैलरी लिस्ट वगैरह बनाने में। इसको स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स लिखने के लिए उनके रोल नंबर के साथ इंडेक्सिंग में, मतलब रोल नंबर उनका इंडेक्स रहेगा और फिर स्टूडेंट का डेटा सब कुछ उसमें स्टोर्ड रहेगा। आपकी इंडेक्स फाइल के अंदर 101 102 रोल नंबर्स रहेंगे एंड दे विल पॉइंट टू दैट स्टूडेंट्स डेटा। स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा होगा उसमें, उसका नाम, नंबर, उसका घर का एड्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, वो आप इसमें यूज करोगे। एंड देन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स में यूज किया जाता है डायरेक्ट एक्सेस फाइल, क्योंकि ये इमीडिएट एक्सेस अगर आपको चाहिए तब आप यूज करते हो। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसा मैंने आपको बोला था, बहुत सारी चीजें वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है इस चैप्टर में। तो इसको अब देख के अब लिंक लिस्ट याद करो। लिंक लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट ये लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। तो देखिए डेटा जो है आपका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं स्टोर किया जाता है। यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर होता है, जहां पे ये आपका डेटा होता है और एक लिंक होती है जो पॉइंट करती है नेक्स्ट वाले डेटा को। हो गया ना, लिंक लिस्ट वाला ही मामला है, बट यहाँ पे आप फाइल बोल रहे हो। फाइल का रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड को जो है ना पॉइंट करता है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी फाइल जो होती है ना, तो वो सब एक में एक मिले होते हैं ऐसा। तो ये आपकी फाइल है पूरी और ये रिकॉर्ड्स है इसके अंदर के। तो देखिए हर रिकॉर्ड के दो पार्ट्स होते हैं। कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एक डेटा और एक पॉइंटर। ये आप एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो ये आपकी फाइल है, ठीक है, ये पूरी फाइल है और ये फाइल में से आप जो है रिकॉर्ड्स दिखा रहे हो। तो ये दो क्या लिखा है यहाँ पे? दो का मतलब है कि इसके अंदर दो का डेटा है, दो रिकॉर्ड्स है, दो फील्ड्स है आप बोल सकते हो। और ये 500 क्या है? ये उसकी उसका एड्रेस है जहां पे वो स्टोर्ड है। तो एक एड्रेस होता है पॉइंटर का, अगले वाले जो अगले पॉइंटर का एड्रेस, और साथ में कितने रिकॉर्ड्स है वो आप इसमें लिखते हो। तो देखिए जो 700 है
ये पॉइंटर है अगले रिकॉर्ड का, और फिर उसके साथ ये 2 जो है उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स आपने स्टोर किए। सिमिलरली ये भी 900 वो, और यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड स्टोर किया इसलिए आप 1 लिखते हो। तो लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो डायग्राम है आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूं तो लॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है पॉइंटर्स का यूज करके, फिजिकल स्टोरेज नहीं यूज करते आप। सूटेबल किसके लिए है ये? डायनामिक डेटा के लिए। डेटा डायनामिक है, बार बार इंसर्शन डिलीशन करना है आपको, तब आप लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन का यूज करोगे। सर्चिंग स्लो हो सकती है क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंटर्स फॉलो करना पड़ता है। पॉइंटर्स फॉलो करते जाओ, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। एडवांटेजेस की बात करें तो इंसर्शन डिलीशन बहुत आसान है, आपको शिफ्ट वगैरह नहीं करना पड़ता बिकॉज इट इज अ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। फिर डेटा को सिक्वेंशियली स्टोर करने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप पॉइंटर्स के थ्रू स्टोर करते हो उन्हें। डिसएडवांटेज ये है कि स्लो सर्चिंग है क्योंकि सिक्वेंशियली सर्च कर रहे हो आप पॉइंटर्स के थ्रू। पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज लगती है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। और अगर कोई भी पॉइंटर आपका करप्ट हो जाता है तो पूरी लिंक टूट जाती है, पूरी फाइल बर्बाद हो जाती है आपकी। सो दैट वाज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं हम मल्टी लिस्ट फाइल्स के ऊपर। अब मल्टी लिस्ट फाइल से याद करो मल्टी लिंक लिस्ट, ये भी जो है कॉन्सेप्ट ये हमने देखा हुआ है एफडीएस के अंदर। तो इसमें मल्टी लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपका एक नोड होता है जिसके बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, अलग अलग जगह वो पॉइंट करता है। ओके, एक नोड के अलग अलग पॉइंटर्स। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें है, एक आपका रिकॉर्ड होगा वो अलग अलग चीजों को पॉइंट करेगा। जैसा एक एम्प्लॉय है, उसका डेजिग्नेशन, फिर वो काम क्या करता है, वो रहता कहाँ है, तो ये सारी चीजें उसका नाम पॉइंट करेगा ये अलग अलग चीजों को। तो वही है, रिकॉर्ड अलग अलग लिंक लिस्ट को पॉइंट कर सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड्स, उसके अलग अलग फील्ड्स पे। ये अलाउ कैसे करता है? फास्ट सर्चिंग एंड इजी एक्सेस टू रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो इससे अगर मान लो मुझे नाम से लोगों को सर्च करना है, मैं नाम से कर सकता हूँ। मुझे डेजिग्नेशन से सर्च करना है, मुझे पता करना है सिस्टम में कितने लोग हैं, मुझे पता करना है डिजिग्नेशन कोड 4 वाले कितने लोग हैं, तो मैं अलग अलग फील्ड्स के हिसाब से भी लोगों को ढूंढ सकता हूँ इसमें। हर रिकॉर्ड के अंदर एक डेटा होता है और मल्टीपल पॉइंटर्स होते हैं हर एक लिंक लिस्ट के लिए। इसमें अलग अलग लिंक लिस्ट होती है और आपका एक डेटा जो है वो अलग अलग लिंक लिस्ट को पॉइंट करता है। हर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करती है एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिकॉर्ड्स। तो एक सिंगल रिकॉर्ड अलग अलग मल्टीपल लिस्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी आप एग्जांपल देखोगे तो आपको समझेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बहुत सारे लॉजिकल स्ट्रक्चर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हर लॉजिकल लिस्ट जो है इंडिपेंडेंटली मेंटेन की जाती है। मतलब डेजिग्नेशन के हिसाब से आप लोगों को बना रहे हो लिंक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सेपरेटली मेंटेन की जाती है। ये काफी एफिशिएंट होता है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज अगर आपको पूछी गई तो देखो एग्जांपल है कि हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, हमको ऑर्गेनाइज करना है एम्प्लॉयज को दो वेज में, एक डिपार्टमेंट से और एक उनके डेजिग्नेशन से। तो देखिए ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है, मान लो ये हमारी प्राइमरी की है, आईडी नेम दोनों, और फिर ये डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट्स उसके, और ये उनका डेजिग्नेशन। अब देखो इसमें किस तरीके से आप लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो इसका। ये देखिए अभी ये समझने के हिसाब से बनाया है, आप भी एग्जाम में ऐसे ही बनाना। तो ये जो है आपके लॉजिकल लिंक लिस्ट है। ओके, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये ऐसा सेपरेट नहीं है, सेपरेट सेपरेट लिंक लिस्ट है ऐसा नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये हेडर है, ये आपकी मेन प्राइमरी की लिंक लिस्ट है। ओके, जो किस बेसिस पे बनाई हुई है? एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो ये अक्षय जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टेड है राज से। अभी अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज बात करूं तो अगर सिस्टम्स वाले से देखें तो यहाँ पे अक्षय कुणाल से कनेक्टेड है। तो इन जनरल ये किस तरीके से होता है अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो यहाँ पे मैं अगर अक्षय को लिखूं, सो एक पॉइंटर कनेक्टेड होगा किसको? राज को। एक पॉइंटर कनेक्टेड होगा कुणाल को। फिर डेजिग्नेशन वाइज अगर बात करें तो एक पॉइंटर कनेक्टेड है साक्षी को। ओके, तो समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा मत ड्रॉ करना आप, यही आप बनाओ। तो इसमें हेडर जो है ये आपने एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे किया हुआ है। फिर डिपार्टमेंट वाइज लिंक्स बनाए आपने, सिस्टम्स में कौन कौन लोग हैं उसके बेसिस पे बनाया। देखिए सिस्टम्स है तो आप लिख दोगे सिस्टम्स। कैसे बनाओगे आप लिंक लिस्ट? सिस्टम्स। फिर सिस्टम्स के अंदर जो भी लोग हैं, जैसा आप अक्षय को लिखोगे तो अक्षय हो गया। फिर ये किसको पॉइंट करेगा? दूसरा सिस्टम्स वाला कौन है? राज, उसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से जो है ना लिंक लिस्ट बनती है फॉर एवरीथिंग। सिस्टम्स के लिए बनाओगे, फाइनेंस के लिए, एचआर के लिए। फिर डेजिग्नेशन वाइज बनाओगे, मैनेजर कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी अगर आपको पूछे गए कि बताओ डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव वाले कौन लोग हैं, तो आप बता दोगे उसमें राज कुणाल है।
फिर आपको पूछा गया एचआर में कौन है, तो आप बताओगे राज है। बट ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये आप लिख देना और ये आप समझो कि ये सेपरेट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर एक जो डेटा है उसके अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं। जैसे आप यहां पे अगर साक्षी देख रहे हो, ओके, तो यहां से आप देख सकते हो एक पॉइंटर नल को कनेक्टेड है, दूसरा कोई पॉइंटर होगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो वो श्रेया से कनेक्टेड है, तो एक पॉइंटर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। फिर और कोई पॉइंटर होगा जो दूसरी जगह पे कनेक्टेड होगा, उनके बेसिस पे, जैसे कि यहाँ पे होगा श्रेया से कनेक्टेड है। तो ये चीजें आप समझ लो मल्टी लिंक लिस्ट के अंदर। एंड देन एडवांटेजेस की अगर बात करूं तो फास्ट एक्सेस मिलता है आपको थ्रू मल्टीपल कीज होते हैं, इसलिए एक्सेस काफी फास्ट है। ये फ्लेक्सिबल भी है, रिकॉर्ड्स को आप आराम से सर्च कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये मल्टी की ऑपरेशंस जब आपको करना है तब भी एफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि इतने सारे आप पॉइंटर्स रख रहे हो तो उतने पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी भी बढ़ जाएगी आपकी। एंड देन इंसर्शन डिलीशन का लॉजिक भी बहुत कॉम्प्लेक्स है इसमें, क्योंकि आप कुछ भी कहीं पे भी इंसर्ट अगर करते हो तो सारे लिंक लिस्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट, ऐसा। अब कोरल रिंग्स जैसे ही आपको दिख गया, आप याद करो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, देखिए वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने जो लिंक लिस्ट था, फिर हमने पिछला वाला देखा जो मल्टी लिंक लिस्ट था, अब देख रहे हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर आपको याद नहीं, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट पता है आपको, लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से होती है आपकी, ओके, एक पॉइंटर पॉइंट करता है अगले वाले नोड को। डबली लिंक लिस्ट में कैसा होता है, एक नेक्स्ट पॉइंटर भी होता है और साथ ही साथ एक प्रीवियस पॉइंटर भी होता है जो पॉइंट करता है पिछले डेटा को। ओके, तो इस तरीके से एक प्रीवियस पॉइंटर भी इसमें होता है। ओके, और फिर डबली लिंक लिस्ट में नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों होते हैं। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये जो पॉइंटर है ना जो पीछे पॉइंट कर रहा है, ये घूम के वापस इसी पे आ जाता है, तो ये एक सर्कल टाइप बन जाता है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। कोरल रिंग्स बिल्कुल वैसे ही फाइल्स को स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं इन अ सर्कुलर मैनर इंस्टेड ऑफ अ सिंपल लीनियर मैनर। देखिए ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए ये मेरा क्या है, हेड नोड है, ओके, जिसमें एनालिस्ट के हिसाब से हमने जो है डेटा को स्टोर किया है। और इसमें दो लिंक्स होती है, कौन सी, एक ए लिंक होती है जिसमें डेटा फॉरवर्ड तरीके से आप स्टोर करते हो, और एक बी लिंक होती है जिसके अंदर आप डेटा जो है वो रिवर्स ऑर्डर में करते हो। तो ए लिंक में डेटा कैसा स्टोर होने वाला है आपका, देखिए फॉरवर्ड वे में अल्फा से स्टार्ट कर रहे हो आप, आपका जो हेड नोड है वो नोड अल्फा है, तो अल्फा से आप स्टार्ट करोगे। अल्फा के बाद क्या है, ए है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वापस आप अल्फा पे आ जाओगे क्योंकि ये घूम के आते हो ना। तो इसमें देखिए ए बी सी डी और वापस घूम के आप आ जाते हो नोड अल्फा के ऊपर। और मैं अगर बी लिंक की बात करूं तो इसमें डेटा उल्टे तरीके से भी स्टोर किया जाता है। तो बी लिंक में डेटा कैसा स्टोर होगा, ऐसा देखिए, तो यहाँ पे अल्फा दिखाई दे रहा है ना आपको, क्योंकि घूम के ही आ रहे हो ना, तो अल्फा डी सी बी ए, और ये घूम के आप वापस अल्फा पे आ जाते हो। तो एक ए लिंक होती है और एक बी लिंक होती है, एक फॉरवर्ड ट्रैवर्सल और एक रिवर्स ट्रैवर्सल। तो इस तरीके से जो है डेटा आपका इसमें स्टोर किया जाता है। एंड यस दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस यही है कि इसमें एंड नहीं होता, आप जैसा चाहो वैसा ट्रैवर्स कर सकते हो आगे पीछे। ये साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए काफी यूजफुल होता है, जैसे शेड्यूलिंग कर रहे हो आप, रियल टाइम सिस्टम्स बना रहे हो, तब आप कोरल रिंग्स यूज करोगे। ये इसमें नए नोड्स इंसर्ट करना भी काफी आसान होता है विदाउट वरिंग अबाउट एंड ऑफ लिस्ट हैंडलिंग। एंड ऑफ लिस्ट आई या नहीं आई इसके बारे में हैंडल करना भी नहीं आपको पड़ता। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए इन्फिनिट लूप्स हो सकते हैं अगर आप ट्रैवर्सल को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करते। कैसा होगा, अल्फा ए बी सी डी, फिर ये अल्फा, फिर ये ए, ये चलता ही जाएगा, लूप में चलता ही जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं कभी अनलेस आप जो है प्रॉपर्ली उसे कंट्रोल नहीं करके रखते। ये इंप्लीमेंट करना भी जो है काफी हार्ड हो जाता है अगर आप विजिटेड स्टेटस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते हो कि ये नोड विजिट हो चुका है, ये आप नहीं बता रहे हो तो बार बार वो उसको ही विजिट करते जाएगा, तो ये भी उसका डिसएडवांटेज है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वर्टेड फाइल्स। ये बहुत सिंपल है, इसमें इन्वर्टेड है। आप क्या करते हो, इंडेक्स नाम को बना देते हो। इन जनरल आपका कैसा होता है, इंडेक्स वैल्यू रोल नंबर होती है ना, अभी इसमें आप क्या है इंडेक्स नाम को बना के रखते हो, तो जो नाम होंगे वो इंडेक्स फाइल में रहने वाले और जो
डेटा है दूसरा वो आप, मतलब आप सेकेंडरी की को इंडेक्स फाइल बना देते हो, ऐसा समझ लो एट्रीब्यूट के हिसाब से। तो इंटायर फाइल को स्कैन करने से अच्छा आप इंडेक्स में ही ढूंढ के उसका रिकॉर्ड निकाल लेते हो। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा डेटा है, ओके, सिंपल डेटा है। इसको किस तरीके से इन्वर्टेड फाइल में स्टोर किया जाता है मैं बताता हूँ आपको, देख लो आप। तो देखिए इसमें ये इंडेक्स फाइल है, ओके, एंड दिस इज द मेन फाइल। नो नो दैट्स नॉट द मेन फाइल, ये भी एक्चुअली इंडेक्स फाइल ही है। ये पॉइंट करने वाले हैं ये हमारे मेन फाइल के ऊपर, ओके, दिस इज अवर मेन फाइल। सो लुक एट दिस, अभी मुझे, मैं ना यहाँ पे नाम के हिसाब से ट्रेवर्स करने वाला हूँ। मुझे अगर राज का डेटा चाहिए तो मैं इसी में ट्रेवर्स करूंगा, मैं राज ढूंढ लूंगा ये मेरे इंडेक्स फाइल में, और राज के ये क्या बोल रहा है 102 पे चले जाओ और राज का डेटा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से आऊंगा 102 पे चला जाऊंगा एंड देन आई विल फाइंड ऑल द डेटा ऑफ राज। वो HR है, अभी तो मैंने एक ही लिखा है, बट अगर बहुत डेटा है तो ये चीजें बहुत यूजफुल होती है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यही देखो साक्षी का डेटा चाहिए तो यहाँ पे 104 लिखा है, आप मेन फाइल के अंदर डायरेक्टली 104 पे जाके एक्सेस करते हो। फिर मान लो मुझे नाम से नहीं ढूंढना है, मुझे उनके डिपार्टमेंट से पता करना है, तो मुझे अगर HR में कौन है देखना है तो ये बोल रहा है 102 पे जाओ, मुझे HR का रिकॉर्ड मिल जाएगा। फिर मुझे मार्केटिंग में कौन है देखना है तो उसके पॉइंटर्स होंगे, वो बताएंगे। पॉइंटर एक ही होगा, वो रिकॉर्ड्स को पॉइंट कर रहा है 104 105, वहां जाके आप कर सकते हो। तो इन्वर्टेड फाइल्स में यही है कि आप इन्वर्टेड इंडाइसेस बना रहे हो, नाम और पॉइंटर, डिपार्टमेंट और पॉइंटर। इन जनरल ऐसा नहीं होता ना, इन जनरल आपका इंडेक्स वैल्यू जो है वो इंडेक्स में होती है और वो पॉइंट करती है डेटा को। तो इसमें आप इनके हिसाब से बना रहे हो, जैसा हमने इसका एक इंडेक्स बनाया और डिपार्टमेंट वाइज दूसरा बनाया। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ये सब बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बस थोड़ा पढ़ लेना, बिकॉज वो पूछे जाते हैं। वेरी फास्ट सर्चिंग है इसकी मल्टीपल फील्ड्स पे। ये यूजफुल तब होता है जब हम लॉट ऑफ सर्चेस करते हैं अलग अलग फील्ड्स पे। मतलब मुझे नाम में सर्च करना है, मुझे उसके लोकेशन पे करना है, अभी तो हमने डेजिग्नेशन वगैरह था, बट उसमें एड्रेस होता, मतलब मुझे पता करना है पुणे में कितने लोग रहते हैं, तो मैं पुणे वाला इंडेक्स देखता और फिर उसमें वो मुझे बता देता रिकॉर्ड्स को पॉइंट करके कि ये लोग पुणे में रहते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे काम के लिए यूज करो। डिसएडवांटेज की बात करूं तो आपको एक्स्ट्रा इंडाइसेस स्टोर जो करना है उसके लिए स्पेस लगती है, नाम के लिए, फिर डेजिग्नेशन के लिए, प्लेस के लिए रख रहे हो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस। एंड देन इंसर्शन डिलीशन आपका काफी स्लो हो जाता है, क्योंकि इंडाइसेस को भी आपको बार बार अपडेट करना है, कुछ भी कर रहे हो इंसर्ट डिलीट तो। अब सेल्यूलर पार्टीशंस की मैं बात करूं तो ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें ना आपको डेटा को ट्रेवर्स करना है, बहुत सारा, अगर आपका डेटा है 10,000 रिकॉर्ड्स है तो 10,000 रिकॉर्ड्स ट्रेवर्स करोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आप उसको डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे सेल्स के अंदर और उतने ही सेल में आप जो है करते हो। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं, देखो की पॉइंट्स देख लो। पार्टीशनिंग कुछ ना कुछ फील्ड पे होती है। अब वो फील्ड क्या होगी, इंप्लॉय का नंबर होगा, कुछ ना कुछ इंप्लॉय नंबर के बेसिस पे। मतलब मैं एक सेल जो बना रहा हूँ 1 से 100 तक होनी चाहिए, मतलब ये सेल में 1 से 100 चाहिए मुझे, फिर इसमें 101 से 200 चाहिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ आप उनके फील्ड से बनाते हो। या फिर आपको नंबर वाइज नहीं चाहिए, मुझे डेजिग्नेशन के हिसाब से चाहिए कि सिस्टम वाले बंदे ये ब्लॉक में रहेंगे, मार्केटिंग वाले इस ब्लॉक में रहेंगे, ऐसा ऐसे कुछ रूल्स है या फील्ड से आप जो है पार्टीशनिंग करते हो। हर सेल ऑर्गेनाइज की जाती है या तो सिक्वेंशियल या तो डायरेक्ट एक्सेस में। मतलब स्पेसिफिकली आपको जो सेल में जो एक्सेस रखना है आप रख सकते हो, डायरेक्ट सिक्वेंशियल आपकी मर्जी। इससे सर्च स्पेस जो है आपकी कम हो जाती है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द फुल फाइल, पूरी फाइल सर्च करने से अच्छा बस आप ना इसी के अंदर स्पेसिफिकली जाके सर्च कर सकते हो। ये एफिशिएंट किसके लिए, लार्ज डेटा के लिए, क्योंकि ये ऑपरेशन को लोकलाइज कर रहा है, स्पेसिफिकली वहां पे कर रहा है। अगर 10,000 का डेटा है तो 10,000 में नहीं ट्रेवर्स करते आप, स्पेसिफिकली वो ब्लॉक में जाके करते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। तो मान लो मुझे यहाँ से कुछ भी वैल्यू लेना है, 461 ढूंढना है मुझे इसमें, तो 461 अगर मुझे 1000 में से ढूंढना होता तो कितना टाइम वेस्ट होता। तो ये 461 ये मुझे यहाँ लेके जाएगा, ये सेल के अंदर, आई एम सॉरी ये सेल में थोड़ी लेके जाएगा, इसमें लेके जाएगा, और मैं 401 से 600 में इजीली 461 को ढूंढ सकता हूँ, जिससे मेरा जो है ना टाइम जो है सेव हो जाएगा। तो 1000 एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है तो आप सेल आईडी के हिसाब से उनको पार्टीशंस में ब्रेक कर रहे हो, 1 से 200, 201 से 400, 401 से 600, और सर्च करना है तो डायरेक्टली आप जाके वहां सर्च कर सकते हो। सो दिस वाज सेल्यूलर पार्टीशन। एडवांटेजेस देखिए, सर्च फास्ट है और अपडेट्स भी फास्ट हो जाते हैं। फिर मेमोरी जो है, स्मॉलर मेमोरी जो है ना स्कैन की जाती है हर बार, बड़ी मेमोरी में स्कैन नहीं करना पड़ता। मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना भी आसान है और इजीली आप इसको ग्रो भी कर सकते हो सेल्स ऐड करके। इसमें आपको और वैल्यूज ऐड करना है, एक सेल बढ़ा दो, इस तरीके से किया जाएगा।
एंड देन डिसएडवांटेजेस देखें तो पार्टीशन रूल्स चूज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि देखो अगर मैं बोल रहा हूं आपको डिपार्टमेंट वाइज करते हैं पार्टीशन, तो सिस्टम्स के अंदर अगर 100 लोग हैं, एचआर के अंदर है सिर्फ 5 लोग, तो अब आपका सेल अननेसेसरी एक सेल बहुत बड़ा हो गया 100 का और एक सेल हो रहा है 5 का, तो पार्टीशन रूल आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिससे पार्टीशंस जो है ना इक्वल स्पेस में होने चाहिए। फिर उसके बाद कुछ सेल्स ओवरलोडेड हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिस्टम का बहुत ओवरलोड हो जा रहा है और एचआर का पूरा खाली पड़ा है, उसके बाद इनको बहुत सारा मैनेज करना वगैरह भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। समटाइम्स आपको रिपार्टीशनिंग की भी जरूरत पड़ेगी अगर डेटा बहुत ज्यादा हो गया, डेटा बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आपको रिपार्टीशनिंग करके सेल्स वगैरह बनाने में और आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आते हैं हम फाइनल टॉपिक पे विच इज एक्सटर्नल सॉर्ट, फिर यहाँ पे सेशन हम खत्म कर देंगे। ओके सो सी एक्सटर्नल सॉर्ट क्या होता है, अगर बहुत बड़े लार्ज फाइल्स आपको सॉर्ट करना है तो आप रैम के अंदर उन्हें सॉर्ट नहीं कर सकते, रैम में यू विल नॉट बी एबल टू सॉर्ट देम, तो इंटरनल सॉर्ट नहीं लगा सकते आप, आपको एक्सटर्नली उन्हें सॉर्ट करना है। मतलब डिस्क के अंदर मेरा डेटा है तो मैं डिस्क के अंदर तो सॉर्टिंग नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिस्क में से थोड़ा सा पार्ट लाके इधर सॉर्ट करना पड़ता है और इधर रैम के अंदर सॉर्ट, देखो ये आपकी रैम है और ये आपकी रोम है, यहां से मैं डेटा यहां लेकर आता हूं, सॉर्टिंग का सारा काम करता हूं छोटे से डेटा पे और फिर उसे वापस लेके जाता हूं, और फिर मैंने जो दूसरा डेटा नहीं लाया हुआ है उसे मैं लेके आता हूं, फिर उसके ऊपर थोड़ी वगैरह सॉर्टिंग करता हूं और फिर उसे वापस लेकर जाता हूं। इस तरीके से उसमें काम होता है ये दोनों में, एक्सटर्नल सॉर्ट में। एक्सटर्नल सॉर्ट काम कैसे करता है, देखिए द फर्स्ट थिंग इज डिवाइड, आपको जो डेटा दिया गया है आप उसको डिवाइड कर देते हो अलग अलग पार्ट्स के अंदर, स्प्लिट कर देते हो उसको चंक्स में जिन्हें रन्स कहा जाता है, क्योंकि डेटा तो बहुत बड़ा है ना, रैम के अंदर आप फिट नहीं कर सकते, तो आप उनको स्मॉल चंक्स में डिवाइड करना है जिन्हें रन्स कहा जाता है, और फिर उनको रैम के अंदर लाके आप सॉर्ट करते हो, ये रन्स को आप लेके आते हो और इंडिविजुअली कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा के इन क्विक सॉर्ट या फिर मर्ज सॉर्ट वगैरह लगा के आप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही आपका सॉर्टिंग का काम खत्म होता है आप डेटा को स्टोर कर दोगे, स्टोर कहां पे करोगे, वापस आपके स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क में, और फिर लास्ट काम जो होता है आपका मर्ज करना पड़ता है। मर्जिंग के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एक के वे मर्जिंग होता है वो हम देखेंगे आगे, बट ये 4 ऑप्शंस अच्छे से याद रखो। द फर्स्ट थिंग इज टू डिवाइड द डेटा इनटू रन्स, और फिर वो रन्स जो आपने डिवाइड किए हैं बहुत सारे उनको सॉर्ट करो स्पेसिफिकली एक एक रन को, और फिर सॉर्ट करने के बाद उन्हें आप स्टोर करोगे किसी डेटा में, और जो आपने छोटा छोटा डेटा सॉर्ट किया है बस उसे आप कंबाइन कर दोगे या फिर मर्ज कर दोगे। तो एक्सटर्नल सॉर्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। एडवांटेजेस आर दैट इट कैन हैंडल ह्यूज फाइल्स, एफिशिएंट यूज होता है मेमोरी का। इंटरनल सॉर्ट से ये स्लोवर है, क्यों स्लोवर है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क की भी रीड राइट स्पीड मैटर करती है ना, डिस्क से डेटा ला रहे हो फिर वापस डिस्क में लेके जा रहे हो सॉर्ट करने के बाद, तो डिस्क की स्पीड भी मैटर करती है, इसलिए थोड़ा स्लो है। देखिए मुझे 10,000 रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है, ओके, लेकिन मेरी रैम जो है वो सिर्फ 500 रिकॉर्ड्स अलाउ करती है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे जो 10,000 रिकॉर्ड्स है इनको मैं 100 ब्लॉक्स में बना दूंगा, और एक ब्लॉक में मेरे 100 होने वाले, मतलब मेरा जो एक ब्लॉक है उसके अंदर 100 जो है रिकॉर्ड्स होने वाले, एक ब्लॉक में 100 रिकॉर्ड्स, और मैं ऐसे कितने ब्लॉक्स बना रहा हूँ, 100 ब्लॉक्स, तो रिकॉर्ड्स कितने हो गए, 10,000 ही हो गए ना, तो मैंने ये 100 ब्लॉक्स का 100 रिकॉर्ड्स का एक ब्लॉक बनाया है, तो मैं ऐसे 5 ब्लॉक्स इसमें फिट कर सकता हूँ बिकॉज ये 500 रिकॉर्ड्स अलाउ करता है, तो मैं इसमें 5 ब्लॉक्स लेके आऊंगा, उन्हें सॉर्ट करवा लूंगा और फिर आउटपुट में लेके जाऊंगा। तो इसी तरीके से आप डेटा सॉर्ट करवाते जाओगे और लास्ट में उसे मर्ज कर दोगे। अब है मल्टीवे मर्जिंग, तो देखिए एक एम सॉर्टेड लिस्ट आपके पास है, उनको अगर आपको मर्ज करना है तो 2 वे मर्ज का यूज करके आप कर सकते हो, ओके, ये एक स्पेशल केस होती है मल्टीवे मर्ज सॉर्ट की। एम सॉर्टेड लिस्ट मतलब आपका डेटा होगा जिसमें जो है एम नंबर ऑफ लिस्ट्स रहेंगी, और 2 वे मर्ज मतलब आप इसमें 2 लिस्ट्स का यूज करने वाले हो। एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, देखिए स्टेज 1 क्या है, इसमें आप रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दोगे ब्लॉक्स के अंदर, जो भी रिकॉर्ड्स है जैसा मैंने आपको बताया ब्लॉक्स में बनाओ, 10,000 रिकॉर्ड्स है तो 100 रिकॉर्ड्स का एक ब्लॉक बना दो, फिर उसको इंडिविजुअली सॉर्ट करो 2 इनपुट टेप्स का यूज करके। क्यों 2 इनपुट टेप्स, बिकॉज दिस इज 2 वे मर्ज। 2 वे मर्ज के अंदर आप 2 इनपुट टेप्स का यूज करते हो, अगर ये के वे मर्ज होता तो के आपको जितना भी बोला गया उतने इनपुट टेप्स का आप यूज करते हो। देखिए डिस्क से मैं डेटा लेके जा रहा हूँ इनपुट टेप्स के अंदर, और मैं उन इनपुट टेप्स के अंदर जो है सॉर्टिंग कर रहा हूं उनकी स्पेसिफिकली जितना मैंने उसमें किया हुआ है, और फिर उसको मैं आउटपुट टेप के अंदर डाल के वापस डिस्क के अंदर स्टोर करता हूँ।
ये मर्ज कर रहा हूं मैं सॉर्टेड ब्लॉक्स को एंड आई एम क्रिएटिंग अ सिंगल सॉर्टेड फाइल विद द हेल्प ऑफ टू आउटपुट टेप्स। दो आउटपुट टेप्स का यूज करके वापस डिस्क में आप डेटा को डाल दोगे। एग्जाम्पल देखोगे तो आप अच्छे से समझेगा। अच्छा, इसका एल्गोरिदम भी है। तो देखो, एल्गोरिदम टू वे मर्ज एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई क्या है? ये एक्स कॉमा वाई आपके सॉर्टेड लिस्ट से, ओके, एक्स कॉमा वाई आर सॉर्टेड लिस्ट जिनको बस आपको मर्ज करना है, ओके, टू वे मर्ज का यूज करके। तो आप क्या कर रहे हो, जब तक एक्स और वाई एम्प्टी नहीं होते आपको ये काम करते रहना है। जब एक्स और वाई एम्प्टी हो जाएंगे मतलब आपका जो है सब कुछ आपने सॉर्ट करके एक के अंदर डाल दिया। हम एक के बनाते हैं एम्प्टी अरे, जिसके अंदर हम डेटा सॉर्ट करके मर्ज करके रखते हैं। तो वाइल एक्स एंड वाई आर नॉट एम्प्टी एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, मतलब एक्स जो है अरे है, ठीक है, एक एक्स है आपका, दिस इज एक्स, ओके, एंड दिस इज वाई। अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डेटा होगा, आप चेक करते जाओगे। अगर x छोटा है तो आप क्या करोगे, उसे k के अंदर डाल दोगे। इसके अंदर भी डेटा है तो मैं x का डेटा इसके अंदर डालूंगा, मैं चेक करूंगा x छोटा है क्या और मैं उसमें डाल दूंगा। अगर x छोटा नहीं है तो मैं y का डेटा डालूंगा, बिकॉज ऑल वी हैव टू डू इज इसमें का डेटा सॉर्टिंग वे में रखना है आपको। तो छोटा वाला जो है बस आप k में डालते जाओगे, अपेंड y 0 टू k और फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करोगे। देखो जैसे ही मैंने ये इंसर्ट किया मैं इसको यहां से डिलीट करूंगा, फिर मैंने ये इंसर्ट किया मैं डिलीट करूंगा। तो इस तरीके से जब तक ये एम्प्टी नहीं होते आप अपेंड करते जाते हो और लास्ट में आपका ये जो के है उसके अंदर सही से सब कुछ इंसर्ट हो जाता है। चलिए अभी ये एग्जांपल जो है एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना है, हमको टू वे मर्ज का यूज करना है और सॉर्ट विथ m इज इक्वल टू 3। m इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि आप जो इसमें का डेटा है वो सिर्फ 3 ले सकते हो, एंड टू वे मर्ज का मतलब आप दो इनपुट टेप्स का यूज कर सकते हो। तो देखिए, सो लेट्स बिगिन। वी विल से दैट देयर आर टू इनपुट टेप्स, वी हैव टू इनपुट टेप्स, एक है मेरी ti1 और एक दूसरी इनपुट टेप मैंने बनाई है ti2, ओके। अभी मुझे क्या बोला गया है, m इज इक्वल टू 3 मतलब मैं सिर्फ 3 ले सकता हूं, तो आप 3 लोगे फर्स्ट इनपुट टेप में रखोगे सॉर्ट करके। अब मैं इसको अगर ये डेटा को सॉर्ट करूं 20 47 15 तो क्या आएगा बोलिए, ये डेटा सॉर्ट होके हो जाएगा 15 20 47, है ना। इसको आप थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हो टेबल टाइप फॉर्मेट में, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये स्टोर कर दिया आपने, फिर उसके बाद आप अगले 3 लोगे और उसे दूसरे इनपुट टेप के अंदर स्टोर करोगे। सो आफ्टर सॉर्टिंग दिस 40 तक नहीं, यहां तक ही लेना चाहिए 894, तो ये जो हो जाएगा 4 8, ठीक है। ये आपने इनपुट टेप्स बना दिए। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको m इज इक्वल टू 3 बोला है ना, अब फिर से आप अगले 3 लोगे, आप अगले 3 लेने लोगे, अगले 3 यहां से लेना है ना बिकॉज मैंने 4 तक ही लिया। तो अगले 3 लेके आप पहले वाले में डालोगे, ओके। सो लेट्स राइट एवरीथिंग अगेन। ti1 जो है मेरा अब क्या बन जाएगा बोलिए, 15 20 47 तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मैं अब अगले 3 डाल रहा हूँ सॉर्ट करके, तो अगले 3 ये वाले मैं डालने वाला हूँ सॉर्ट करके, तो क्या होगा 12 30 40 12 30 40 कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद ti2 जो मेरी सेकेंड इनपुट टेप है उसमें मैं अगले 3 डालूंगा ये वाले, तो ये 3 तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनको एज इट इज लिख दो 4 8 9। अब 17 11 56 को सॉर्टेड ऑर्डर में डालो, 11 17 एंड 56। तो देखिए ये भी हमने सॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद लास्ट में जो बचे हुए 28 35 इसको आप डायरेक्टली लास्ट में डाल दे सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करना, फिर से ti1 लिखना और 28 35 यहाँ पे ऐड करना। मैं डायरेक्टली करके आपको बता देता हूँ, 28 35 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमने दो इनपुट टेप्स बना दिए डेटा को m इज इक्वल टू 3 के लॉजिक से सॉर्ट करके। अब आपको क्या करना है, अब दो आउटपुट टेप्स बनाना है और उनके अंदर डेटा को सॉर्ट करके डालना है, वही m इज इक्वल टू 3 वाला लॉजिक यूज करके। अब वो आप कैसा करोगे बताता हूँ, इतना लिख लो, नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ आपको मैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अभी देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, ये मेरे दो इनपुट टेप्स है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू मेक टू आउटपुट टेप्स, सो लेट्स मेक एन आउटपुट टेप एंड नेम इट एज to1। अब आप क्या करोगे, m इज इक्वल टू 3 है ना, तो यहां से 3 लोग लोगे और यहां से 3 लोग लोगे और उन्हें सॉर्ट करके आउटपुट टेप में डालोगे। सो लेट्स डू दैट। इनको सॉर्ट करके मैं अगर आउटपुट टेप में डालता हूं तो हाउ विल इट बिकम 4 8 9 15 20 47, ठीक है। ये आउटपुट टेप का मेरा पहला काम हो गया, ऊपर के 3 नीचे के 3 लिए। अब सेकेंड आउटपुट टेप में भी सेम चीज करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ के 3 लोग लूंगा और यहाँ के 3 लोग लूंगा।
तो फिर और मैं उसको सॉर्टेड वे में लिखूंगा। तो देखिए 11 12 17 11 12 17 30 40 56 इस तरीके से जो है मैंने एक आउटपुट टेप में भी डेटा ऐड कर दिया। अब अगला क्या है, अगला है ये 28 और 35। अभी इसके साथ है क्या कुछ कंपेयर करने के लिए? नहीं है उसके साथ कंपेयर करने के लिए, तो आप उसको ना सेपरेट रखो, इसके साथ मिक्स मत करो। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 28 और 35। देखिए अगर कंपेयर करके हम डाल सकते तो मैं इसके अंदर डाल देता, बट मैं उसको अभी साइड में रख रहा हूँ बिकॉज उसको मैं कंपेयर नहीं कर सक रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए इतना मैंने डेटा सॉर्ट कर दिया। अभी दो मैंने आउटपुट टेप्स बना दिए। अब आप इसके बाद क्या करते हो, आउटपुट टेप से वापस इनपुट टेप के अंदर इन्हें मर्ज करके डाल देते हो। तो वो कैसी स्टेज होगी देखिए। क्या करोगे आप, आपका जो ये है, अभी इसी के आगे मैं बताता हूं आपको। देखिए ये मेरा TO1 ये वाला है और ये जो TO2 है ये है। अब मैं वापस इनपुट में आ रहा हूं और इनपुट में ये दोनों को मर्ज करके डाल देना है आपको। सीधा पूरा देखो और एज इट इज करो। सो दिस विल बी 489 4 8 9 11 12 15 17 20 30 40 47 एंड 56। तो देखिए इस तरीके से जो है मैंने डेटा यहाँ पे सॉर्ट कर दिया हुआ है। देखिए ओके, इनपुट T1 में ही आपने डाल दिया। अभी बचा कौन है, देखिए मैंने T1 T2 कंपेयर कर दिया, लेकिन ये बचा हुआ है ना अपना। तो अभी ये आपका T2 इनपुट, T2 नहीं सॉरी, ये TI इनपुट था। सो दिस इज TI2। तो इसके अंदर कौन बचा हुआ है अभी, 28 और 35। इस तरीके से ये दो चीजें आपके पास बची हुई है। अब आप क्या करोगे, अब वापस आपकी इनपुट टेप होने वाली है, उसके अंदर ये दोनों को मर्ज करके डाल दोगे। सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी TO1 आउटपुट टेप में। यही आप फिर से लिखोगे, बट यू विल ऐड दिस ऑल्सो। सो दिस बिकम्स 4 8 9 11 12 15 17 20 28 30 35 40 47 एंड 56। तो आपका कुछ इस तरीके से जो है ये बन जाएगा। फाइनल आंसर जो है आपका ये आने वाला है। Okay, so this is how you will use external sort with m is equal to 3 and two-way merge sort. Two-way merge sort का मतलब है दो इनपुट टेप्स यूज करना, दो आउटपुट टेप्स यूज करना, बस आगे पीछे करके इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर दोगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से आई होप आपको समझ गया। अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं दैट इज के-वे मर्ज एल्गोरिथम। इसके अंदर कैसा है, जो टेप्स थे पिछली बार हमने टेप्स कितने लिए थे, दो लिए थे, बिकॉज हमको बोला था टू वे मर्ज। अब यहाँ पे के वे मर्ज बोला है, तो के की जो भी वैल्यू देंगे उतने आप टेप्स बनाने वाले हो, और रिस्पेक्टिवली जितने आप टेप्स यहाँ पे इनपुट में बनाते हो, सॉल्व करते करते आपके आउटपुट टेप्स भी उतने ज्यादा होते जाएंगे और लास्ट में आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो देखिए ये मेथड में टू टेप्स नहीं यूज करते, आप के टेप्स यूज करते हो। वो के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो बेसिक टू वे मर्ज एल्गोरिथम यूज करते हो, बट यहाँ पे टू टेप्स आप यूज नहीं करते। दैट्स द ओनली डिफरेंस। एल्गोरिथम इसका देख लो। तो देखिए एल्गोरिथम के वे मर्ज, इसमें आइटम के है। अभी देखो ये आइटम का मतलब क्या है, इसका मतलब है के सारे लिस्ट्स। तो आपका के नंबर ऑफ लिस्ट्स, लिस्ट 1 होगी, लिस्ट 2 होगी, तो ऐसा ऐसा करके लिस्ट आपकी के तक होने वाली है। तो ये जो है अरे, ये अरे है आपकी आइटम। ओके, while not all lists in item are empty, जब तक आइटम में के सारे लिस्ट्स आपके एम्प्टी नहीं हो जाते आप करने वाले हो। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 क्या है, ये के वगैरह, ये जो है ना ये आपके सॉर्टेड लिस्ट है। बस आपको क्या करना है, सबको कंबाइन करना है, मर्ज करना है आपको। पिछले वाले में कैसा था, बस एक्स और वाई थे, एक्स और वाई थे ना सॉर्टेड, हमने इसको सॉर्ट करके के अंदर रख दिया था। अभी यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे बस एक्स और वाई नहीं है, तो आप कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, जब तक सारे एम्प्टी नहीं होते ये व्हाइल लूप चलाते जाओगे। क्या करना है आपको, ये आइटम कॉमा के अंदर ये लिस्ट में मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो ढूंढना है और उसको मिन आइटम के अंदर स्टोर करना है, और बस उसको आपको वो मिनिमम आइटम को प्रोसेस करना है। वो कहाँ प्रोसेस करोगे आप, कोई तो अरे बना दोगे आप जिसके अंदर आप उस डेटा को प्रोसेस करते जाओगे, कुछ भी मर्ज ऐसा कुछ भी नाम से आप उसमें उसको प्रोसेस करते जाओगे। अब अगर मिन आइटम जो है एग्जॉस्ट हो चुका है,
मतलब ये लिस्ट पूरी खत्म हो गई, लिस्ट 1 के अंदर का डेटा हमने सब कुछ इसके अंदर सॉर्ट करके डाल दिया, तो आप नेक्स्ट लिस्ट के पास जाओगे। लेकिन अगर इसमें का डेटा एग्जॉस्ट नहीं हुआ है तो बस आप क्या करोगे, जो दूसरे आइटम्स है वो लिस्ट के अंदर उनको जो है मिनिमम आइटम लेके प्रोसेस करते जाओगे। तो इस तरीके से सारे लिस्ट को सॉर्ट करके आप स्टोर करने वाले हो यूजिंग दिस एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। सो डीएसए का सारा सिलेबस कवर हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, थैंक यू एवरीवन हु स्टेड टिल द एंड, हु वॉच्ड ऑल द वीडियोस। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।